हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीडीसी यूट्यूब चैनल। और आज हम डिस्कस करेंगे हमारे तेजस सीरीज में जो मेडिसिनल केमिस्ट्री का हमारा ये सेक्शन होने वाला है। इसमें बेसिकली हम ड्रग डिजाइन को कवर करेंगे। ड्रग डिजाइन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है जिसमें प्रोडक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस हमको आ सकते हैं। इसके अलावा बेसिकली हम ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, जिसमें हमारे कोलिनर्जिक ड्रग, एंटी कोलिनर्जिक ड्रग, एडिनर्जिक ड्रग, एंटी एडिनर्जिक ड्रग्स, और साथ में हम कवर करेंगे हमारा ऑटोकॉइड्स। ऑटोकॉइड्स जो टॉपिक होता है उसका सबसे मेन टॉपिक होता है हमारा एनसेड, जो सबके घर में रखी हैं दवाइयां। दर्द बुखार किसको नहीं होता भाई, सभी को होता, तो सबसे कॉमन यूज होती। तो इन्हीं टॉपिक से ज्यादातर क्वेश्चंस हमारे बनते हैं। आप ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को देख के चलें तो उससे क्वेश्चंस आएगा। एनसेड से क्वेश्चन बन जाता है भाई हमारे एस्पिरिन पैरासिटामोल का। अगर हमको क्वेश्चन आ जाए और हम पे ना बने भाई, तो ये तो हीरो है ना एनसेड के। प्रोटोटाइप ड्रग, किसी भी टॉपिक का प्रोटोटाइप ड्रग का मतलब होता है कि अगर हम उस चैप्टर का नाम लेते हैं तो हमें सबसे पहले उसी की याद आती है। जैसे मैंने बोला एंटी मलेरियल ड्रग, आपने कहा सर क्लोरोक्वीन। मैंने कहा आपसे एंटी टीबी ड्रग, आपने बोला सर आइसोनियाजिड। कोई भी टॉपिक का अगर आपने नाम लिया, मैंने कहा एनसेड, आपने तुरंत बताया सर एस्पिरिन पैरासिटामोल। तो ये मेन ड्रग होती है, इन्हीं के क्वेश्चंस बनते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे तेजस सीरीज में। यहाँ पर जो मेडिसिनल केमिस्ट्री के हमारे क्वेश्चंस हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चंस के साथ हम बहुत कुछ सीखेंगे। इसमें हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो क्वेश्चन नहीं है भाई, हमारा ऑब्जेक्ट है कि क्वेश्चन तो हमें करना ही है, साथ में हमें सभी ऑप्शंस को पढ़ना है और उसमें उससे रिलेटेड अगर कुछ मिलता है तो उसको भी हमको यहाँ पे कवर करना है। तो पहला क्वेश्चन जो है हमारा, यहाँ पर बात आ रही है प्रोड्रग की। ठीक है, प्रो ड्रग क्या होता है भाई? प्रो का मतलब क्या होता है? किसी का पहले का फॉर्म। ड्रग हमारी बॉडी में काम करती है, ड्रग एक्टिव होती है। अगर कोई ऐसा हमने एलिमेंट बनाया कि भाई वो पहले इनएक्टिव है, वो हमारा इनएक्टिव है, ठीक है, और आगे जाके वो फिर बॉडी के अंदर जाके क्या हो जाता है? एक्टिव हो जाता है। उसी चीज को अपन प्रोड्रग बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल आप सभी जानते हो, यहां पर आपने सुना होगा पेप्सिनोजिन का नाम सुना है। पेप्सिनोजिन हमारा इनएक्टिव फॉर्म होता है एंजाइम का। क्या होता है भाई मेरे? इनएक्टिव। ये एसिडिक पीएच में एक्टिव होके पेप्सिन बना देता है भाई। तो ये एंजाइम के लिए चलता है। यही चीज अगर हम ड्रग के साथ करने लग जाएं कि कोई ड्रग है, मान लो वो हमारी बॉडी में प्रॉपर एब्सॉर्ब नहीं होती है या उसके कुछ क्या है डिफेक्ट है, उन डिफेक्ट को दूर करने के लिए हमने उस ड्रग को मॉडिफाइड कर लिया और वो ड्रग एज इट कोई एक्शन नहीं देती, लेकिन बॉडी के अंदर जब वो पहुंच जाती है तो हमारी बॉडी उस पर क्या लगाती है? टूल्स चला देती है, उसकी काट छांट कर देती है, उसमें से किसी ग्रुप को रिमूव कर देती है। मान लो एस्टर बॉन्ड होगा तो उसको ब्रेक डाउन कर देगी, तो वो एक्टिव फॉर्म रिलीज होता है। और जब वो एक्टिव फॉर्म रिलीज हो जाता है वो हमारी बॉडी में एक्शन देता है। तो ये प्रोड्रग की डेफिनेशन होती है। प्रोड्रग मतलब ड्रग का वो फॉर्म जो एज इट इनएक्टिव होता है, लेकिन हमारी बॉडी में बायो ट्रांसफॉर्मेशन से जो वो एक्टिव हो जाता है। मेटाबॉलिज्म के दौरान वो क्या होता है? एक्टिव होता है। उस चीज को प्रोड्रग बोलते हैं। एक नॉर्मल ड्रग की अगर हम बात करते हैं, कोई भी ड्रग अगर हमारी बॉडी में रहती है और अगर उसका मेटाबॉलिज्म होता है तो जनरली वो मैक्सिमम केसेस में इनएक्टिव हो जाती है। वो बात अलग है, कुछ हमें एग्जांपल्स हैं जो ड्रग आपका उसका मेटाबोलाइट भी एक्टिव होता है, ठीक है, तो वो हमारा नॉर्मल है, एक्सेप्शनल है। लेकिन नॉर्मली हमारी बॉडी में अगर कोई ड्रग जाती है तो हमारी बॉडी चाहती है भैया निकल लो, इनएक्टिव हो जाओ, और इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देती है कि बॉडी से आसानी से क्या हो जाए? रिमूव हो जाए। तो ये प्रोड्रग होती है। अब यहां पर क्वेश्चंस पढ़िए, व्हाट इज द फॉलोइंग नॉट अ आइडियल प्रॉपर्टी ऑफ प्रोड्रग? मतलब प्रोड्रग की प्रॉपर्टी नहीं है। हमें प्रोड्रग के लिए यहाँ पे गलत बताना है। प्रोड्रग के लिए रॉन्ग सेंटेंस इन्होंने हमसे पूछा है कि प्रोडक्ट के लिए सर यहाँ पे रॉन्ग चूज करना है अपन को। तो हम पढ़ते हैं भाई, पढ़ना हमारा काम है, ठीक है। यहाँ पे देखो ड्रग विद द कैरियर, हमने एक ड्रग को एक कैरियर से अटैच कर रखा है। ड्रग को हमने पैक कर दिया। जैसे अपने घर में पार्सल आता ना, अपन पैक कर देते हैं, तो आपको पार्सल दिखता है क्या अंदर क्या है? नहीं दिखता ना। जब आज अब उसको ओपन कर लेते हो तो यही बॉडी हमारी क्या करती है? इस कैरियर को रिमूव कर देती है, हमारी ड्रग फ्री हो जाती है और वो एक्टिव हो जाती है। मतलब ये प्रॉपर्टी तो सही है भाई कि जो ड्रग रहती है वो किसी कैरियर से अटैच हो जाती है, मतलब ये सही है। इसके बाद लिखा है इट शुड हैव ऑन इंट्रिंसिक फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी। देखो यहां पर ये जो इट का मतलब है प्रो ड्रग,
प्रोड्रग हैव इट्स ओन फार्माकोलॉजिकल एक्शन। प्रोड्रग का मैंने स्टार्टिंग में ही समझाया, प्रोड्रग इनएक्टिव होता है भाई, बॉडी के अंदर जाके फिर वो एक्टिव होता है, फिर वो एक्शन देता है, लेकिन प्रोड्रग का कोई एक्शन नहीं होता है। तो ये सेंटेंस बिल्कुल गलत है हमारे प्रोड्रग के लिए, ठीक है। यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा, क्योंकि हमसे गलत ही पूछा है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट है, इट शुड बी रैपिडली ट्रांसफॉर्म इन द एक्टिव फॉर्म। बिल्कुल सही बात है भाई। द मेटाबॉलिक फ्रेगमेंट, ठीक है, द एक्टिव ड्रग शुड बी नॉन टॉक्सिक। भाई हमको हमारी ड्रग के साथ जो हम ऐड करेंगे कैरियर या कोई भी मॉलिक्यूल, वो नॉन टॉक्सिक होना चाहिए। ऐसा ना हो भैया कि हमारी बॉडी के लिए वो टॉक्सिक हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारे तीनों सेंटेंस, ए हमारा सही है प्रोडक्ट के लिए, अपना सी सही है और डी सही है, और जो गलत पूछा है वो हमारा बी। इसमें ये बोल दिया गया कि प्रोड्रग एक्टिव होती है। प्रोड्रग एक्टिव कहां होती है बेटा? प्रोड्रग इनएक्टिव होती है, बॉडी में जाके एक्टिव होती है वो, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ओके। तो ये जैसे आपके घर में कोई रेफ्रिजरेटर आता होगा, पैक आता है ना, जब आपके घर आप उसको ओपन करोगे तभी वो काम करता है, ऐसे ही मानो प्रोड्रग। प्रोड्रग आपका एज इट इनएक्टिव होता है, बॉडी के अंदर जाके वो क्या होता है? एक्टिव होता है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहां से हम, प्रोड्रग जो होता है इसके पास खुद की कोई प्रॉपर्टी नहीं होती है, हमारी बॉडी में जाके वो एक्टिव होती है, ठीक है। प्रोड्रग हमारी बॉडी में जाके एक्टिव होती है, ठीक है। प्रोड्रग हमारी बॉडी में जाके क्या होती है? एक्टिव हो जाती है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर हेट्रोसाइक्लिक रिंग प्रेजेंट इन द इंडोमेथासिन। इंडोमेथासिन जो है भैया, इंडोमेथासिन, अब जब कभी भी रिंग का क्वेश्चन आए तो एकदम से डर मत जाना कि सर रिंग का क्वेश्चन आ गया। बेटा रिंग का क्वेश्चन आ जाए ना तो थोड़ा सा एक दो बार इनको पढ़ना, ठीक है। इंडोमेथासिन, इंडोमेथासिन ऐसे पढ़ना। कोई भी ड्रग का रिंग का क्वेश्चन आए तो इसमें देखो कहीं ना कहीं इंडिकेट हो रहा है कि हमारी रिंग कौन सी है? इंडोल रिंग है। इसमें इंडोल रिंग मतलब समझते हो, एक अपना बेंजीन रिंग रहता है यहाँ पर, और उसके बाजू में ये पायरोल रिंग लग जाती है ऐसी, ठीक है। तो लोग बाग इसको इंडोल के बाद अगर हम ये भी बोल दें कि ये बेंज पायरोल रिंग है तो गलत नहीं है, ये भी सही है भाई, हमारी बेंज पायरोल रिंग है, ठीक है। ये सही है हमारा, ठीक है। तो यहां पर जो आंसर है, इंडोमेथासिन में जो रिंग होती है हमारी इंडोल रिंग होती है। इंडोमेथासिन की अगर हम बात करते हैं, ये हमारा नॉन स्टीरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग होता है। अगर इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें भाई, तो ये हमारा नॉन सेलेक्टिव कॉक्स एंजाइम इनहिबिटर होता है। नॉन सेलेक्टिव कॉक्स, कॉक्स हमारा साइक्लोऑक्सीजनेज एंजाइम इनहिबिटर होता है, और कॉक्स एंजाइम जब इनहिबिट होता है तो हमारी बॉडी में प्रोस्टाग्लैंडिन का सिंथेसिस क्या होता है? रिड्यूस हो जाता है। प्रोस्टाग्लैंडिन हमारे लिए क्या करता है भाई? हमारे दर्द, दुख और कष्ट का जो कारक है वो प्रोस्टाग्लैंडिन होता है। प्रोस्टाग्लैंडिन से बढ़ने से हमारी बॉडी में हमको पेन होने लग जाता है, इन्फ्लेमेशन आने लगता है, हो सकता है हमें फीवर आ जाएगा, तो वो कम हो जाएगा। तो ये सब चीजें हमारी ठीक हो जाती हैं। तो इसमें रिंग कौन सी होती है? इंडोल रिंग होती है। इसके बारे में एक और चीज है कि जनरली एनसेड का मेन एडवर्स इफेक्ट होता है पेप्टिक अल्सर। सभी एनसेड क्या करते हैं? पेप्टिक अल्सर कॉज करते हैं, हमारे नॉन सिलेक्टिव वाले, क्योंकि वो कॉक्स-1 जो अच्छा काम करता है ना, उसको इनहिबिट कर देते हैं, और उससे क्या होता है? हमारा प्रोस्टाग्लैंडिन नहीं बनता स्टमक में, जो प्रोटेक्टिव एक्शन देता था। तो एचसीएल के कांटेक्ट में हमारी सेल्स आ जाती हैं और उसमें अल्सर हो जाती है, ये तो है ही। और दूसरी चीज, इंडोमेथासिन का एक पर्सनल एडवर्स इफेक्ट होता है फ्रंटल हेडेक। बताइए, ये दर्द की दवाई है भैया, इसको ले लिया किसी ने, उसको बेचारे को फ्रंटल हेडेक हो गया। तो ये याद रखेंगे अपन। इंडोमेथासिन में रिंग कौन सा होता है? हमारा इंडोल होता है। इसके डेरिवेटिव की बात करें हम, इंडोल एसिटिक एसिड डेरिवेटिव होता है ये। इंडोल एसिटिक एसिड डेरिवेटिव ड्रग है हमारी, इंडोल एसिटिक एसिड डेरिवेटिव होता है। ये भी पूछ सकते हैं आपसे, इंडोमेथासिन किसका डेरिवेटिव? इंडोल एसिटिक एसिड डेरिवेटिव। पूरे एनसेड, जितने भी एनसेड आप पढ़ोगे, नॉन स्टीरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स, सभी एसिडिक होती हैं। सभी ड्रग हमारी एसिडिक नेचर की होती है, एक्सेप्ट नेब्यूमिटॉन। तो नेब्यूमिटॉन को छोड़ के, ठीक है, बाकी सभी ड्रग हमारी कैसी होती हैं? एसिडिक होती हैं। ध्यान रखना, इनका सभी का एब्जॉर्प्शन जो होगा हमारे स्टोमक में होगा। एब्जॉर्प्शन कहां होगा भाई? स्टोमक में होगा, ठीक है। क्यों होगा सर स्टोमक में एब्जॉर्प्शन? ये हमेशा याद रखना, अगर एसिडिक ड्रग को ले जाके एसिडिक एनवायरनमेंट में डुबाओगे, एसिडिक एनवायरनमेंट में वो जाएगी ना ड्रग, तो वो अनआयोनाइज होती है। अनआयोनाइज ड्रग रहेगी, उसका एब्जॉर्प्शन होगा। अगर इसी ड्रग को अपन एल्कलाइन पीएच पर लेके चले जाएंगे, ड्रग हमारी आयोनाइज हो जाएगी। और अब ये चीज हमेशा हम चाहते हैं हमारी किडनी में भाई,
नेफ्रॉन के अंदर ड्रग अनआयोनाइज नहीं होना चाहिए, आयोनाइज होना चाहिए जिससे उसका एक्सक्रीशन हो जाए। तो अगर एग्जाम में कोई पूछता है कि भैया एनसेड की अगर टॉक्सिसिटी हो जाती है किसी बंदे को तो उसको यूरिन कैसा करना चाहिए, अपन को एसिडिक करना चाहिए कि अल्कलाइन करना चाहिए, तो आपका आंसर रहेगा सर एसिडिक को, यूरिन को हमें अल्कलाइन करना होगा, जिससे क्या होगा नेफ्रॉन का जो ल्यूमेन है उसके अंदर ड्रग क्या हो जाएगी, आपकी ड्रग आयोनाइज हो जाएगी, वो रीअब्सॉर्ब नहीं होगी, बॉडी से रिमूव हो जाएगी। ठीक है, ध्यान रखना। इसके बाद इसमें आपको यहाँ पर क्लियर इंडोमेथासिन में इतने पॉइंट याद रखने हैं आपको। अब हम देखते हैं भाई, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इंडोमेथासिन का स्ट्रक्चर आपके सामने बना हुआ है बेटा, स्ट्रक्चर बिल्कुल याद नहीं करना। ठीक है, ये देखिए इंडोल रिंग है, ठीक है, और ये इंडोल एसिटिक एसिड है, ये हमारे एसिटिक एसिड भाई हैं, और ये इंडोल रिंग है, इसको कहा जाता है इंडोल एसिटिक एसिड डेरिवेटिव। ठीक है, एक और ड्रग होती है हमारी सोलिन डेक होती है, सोलिन डेक, इसमें भी देखो कहीं ना कहीं इंडेक लिखा हुआ है, तो इसमें आपका ये जो होती है इंडीन एसिटिक एसिड डेरिवेटिव होती है, इंडीन रिंग इसमें रहती है, इंडीन एसिटिक एसिड डेरिवेटिव होती है। अगर हम इंडोल की हमारे फार्मा में बात करें भाई, इंडोल रिंग कहां कहां रहता है भाई, तो इंडोल रिंग तो बहुत जगह है। कोग्नोसी में आपने इंडोल एल्कलॉइड में पढ़ा, इंडोल में पढ़ा होगा आपने, यहाँ पर विनक्रिस्टिन विनब्लास्टिन हमारी इंडोल रिंग रहती है। ठीक है, इसके अलावा हमारे जो इरगट होते हैं उसमें इंडोल रिंग होता है, हमारा रेजरपीन में इंडोल रिंग होता है। ठीक है, फाइसोस्टिगमीन में इंडोल रिंग होता है। तो ये कभी भी एग्जाम में भाई क्वेश्चन छप सकता है, जरूरी नहीं कि इंडोमेथासिन का आएगा, इन सभी का नाम आ सकता है। तो ये थोड़ा सा आप अपने दिमाग में सेट करके रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं, यहां पर लिखा हुआ है द प्रोडक्ट का क्वेश्चन है यहाँ पर, द प्रोडक्ट विच कंसिस्ट ऑफ द टू फार्माकोलॉजिकली एक्टिव एजेंट। भाई कोई प्रोड्रग है, उसमें ए हमारा ड्रग था और बी हमारा ड्रग था, इनकी अपनी अपनी दुनिया थी, ये भी एक्शन देता था और ये भी एक्शन देता था। ठीक है, अब हमने इनको मिला के ए बी बना दिया, और जब ये बॉडी के अंदर पहुंचेंगे फिर से आपके रिमूव हो जाएंगे और अपना अपना काम करेंगे। तो ये ड्रग जो कहलाती है, म्यूचुअल का मतलब समझते हो भाई, अगर कोई पूछता है लाइकेन सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है, म्यूचुअल भाई एक दूसरे का फायदा होना चाहिए। भाई ए ड्रग अकेला हमारी बॉडी में अब्सॉर्ब नहीं होता था, बी भी नहीं पहुंचता था, दोनों मिलके पहुंचे, बॉडी में अलग अलग हुए, अपना अपना काम करने लगे, तो ये जो कहलाता है म्यूचुअल प्रोडक्ट कहलाता है। अगर दो एक्टिव ड्रग को मिला के हम प्रोडक्ट बनाते हैं तो वो क्या कहलाता है, म्यूचुअल। भाई एक ड्रग ने दूसरे ड्रग की मदद की है, वो हमारी बॉडी में ना ए अब्सॉर्ब होता था ना बी अब्सॉर्ब होता था, और वो अपनी साइड तक भी नहीं पहुंचते थे। अब जब वो मिल गए तो साइड पर पहुंचने लगे हैं, और साइड पे जाके दोनों अलग अलग हो चुके हैं और अपना अपना काम करने लगे, तो वो ड्रग कहलाता है हमारा म्यूचुअल प्रोडक्ट बोलेंगे उसको अपन। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल है सल्फासेलाजीन। सल्फासेलाजीन जो ड्रग है अल्सरेटिव कोलाइटिस की होती है। अल्सरेटिव कोलाइटिस जो होता है हमारे कोलोन में होता है भाई, अगर यहाँ पे इन्फ्लेमेशन है, कोलाइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन है, तो आपको एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग देना पड़ेगा। आपने एनसेड उठा के दिया, एनसेड ने कहा ठीक है भाई हमें दे दो, हम कोई दिक्कत नहीं, एनसेड दिया। अभी मैंने पढ़ाया, इसके पहले आपको बताया था, एनसेड एसिडिक पीएच पे अब्सॉर्ब हो जाते, तो भाई हमारा ये एनसेड तो स्टमक में ही अब्सॉर्ब हो गया और कोलोन तक तो पहुंच ही नहीं पा रहा ना। तो अगर कोलोन तक पहुंचाना है तो दो लोगों में आपस में क्या हुआ भैया, संधि हुई। किस किस की संधि हुई है, हमारा यहाँ पे सल्फा पायरिडीन है, ठीक है, ये, और यहाँ पे 5 अमाइनो सैलिसिलिक एसिड, ये दोनों में हुआ, ये आपका एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन देगा। ये सल्फा पायरिडीन हमारा बेसिकली देखें तो एंटीबैक्टीरियल भी होता है और एज अ कैरियर इसमें काम कर रहा है, तो ये उसको वहां तक लेके चला जाता है। तो इस तरीके से जो बनता है उसको बोलते हैं म्यूचुअल अपन। ठीक है, म्यूचुअल, एक ड्रग हमारी है दूसरी ड्रग हमारी है, दोनों मिल जाती है, बॉडी के अंदर अलग अलग हो जाती हैं और अपना काम करती रहती है, उसको बोलते हैं म्यूचुअल। इसके बाद पूछा गया है प्रिंसिपल न्यूरोट्रांसमीटर इन द कोलिनर्जिक सिस्टम। हमारी बॉडी का कोलिनर्जिक सिस्टम, ठीक है, हमारी आरामदायक जो जिंदगी होती है, जब हम आराम कर रहे होते हैं घर में बैठ के सोफा पे, तो जो सिस्टम काम करता है वो हमारा कोलिनर्जिक होता है, उसको बोलते हैं पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। अगर हम जंगल में घूमने गए और जंगल में हमारे सामने शेर आ गया, तो जो सिस्टम काम करेगा हमारी बॉडी में इमरजेंसी कंडीशन, वो एड्रीनर्जिक सिस्टम होता है। तो क्वेश्चन में अपन से पूछा है कोलिनर्जिक सिस्टम जो है उसका प्रिंसिपल न्यूरोट्रांसमीटर कौन होता है। न्यूरोट्रांसमीटर भैया मेन जो वर्कर है हमारे नर्वस सिस्टम का, जो हमारे न्यूरॉन्स के अंदर दौड़ता है और काम कराता है,
तो कोलिनर्जिक नर्वस सिस्टम का न्यूरोट्रांसमीटर बताना बहुत ही इजी है बेटा। एसिटाइल कोलिन हमारा न्यूरोट्रांसमीटर होता है। एसिटाइल कोलिन की अगर केमिकल क्लास की बात करें तो ये हमारा कोलिन एस्टर है। क्या है भाई? ये कोलिन एस्टर है। और एसिटाइल कोलिन का अगर स्ट्रक्चर हम बनाने की हिम्मत करते हैं तो बनाना बिल्कुल सरल है। देखिए आप CH3, यहाँ पर आप 3 मिथाइल ग्रुप को सजा दीजिए, नाइट्रोजन को कोई कुछ नहीं कहेगा वो, इस तरीके से। और यहाँ पर आपको CH2 लगाना है, O लगा के यहाँ पे आपने ये एसिटाइल ग्रुप लगा दिया, तो ये हमारा एसिटाइल कोलिन का स्ट्रक्चर बन जाता है। एसिटाइल कोलिन में क्वाटरनरी नाइट्रोजन आता है। ये जो सेक्शन होता है ट्राई मिथाइल अमोनियम, इसको लोग बोलते हैं ओनियम ग्रुप, ठीक है। और यहां पर जो दिख रहा है ये हमारा एस्टर बॉन्ड होता है। ये दोनों इसकी एक्टिविटी के लिए जरूरी होते हैं। अगर आपको ध्यान रखना है, एसिटाइल कोलिन पर एक हमारी बॉडी में एंजाइम काम करता है, कोलिनेस्टरेज एंजाइम, जो हमारा एस्ट्रेज एंजाइम है। जब भी एस्टर बॉन्ड ब्रेक होगा तो आप ये देखिए इस तरीके से रहता है। ये कभी भी आपका वाटर मॉलिक्यूल यूज होगा हमारा, कीटोन के साथ OH जाएगा, O के साथ H जाएगा, तो जब O के साथ H जाएगा तो यहाँ पे कोलिन बनता है, जो स्टार्टिंग मटेरियल होता है हमारे एसिटाइल कोलिन के सिंथेसिस का, और यहाँ पर एसिटेट बन जाता है, ठीक है। कोलिनेस्टेज एंजाइम के इनहिबिटर आपने पढ़े होंगे, ठीक है। अपना यहाँ पे कार्बामेट्स होते हैं, ऑर्गेनोफॉस्फेट्स होते हैं, जिनको अपन लोग इनडायरेक्ट एक्टिंग कोलिनर्जिक ड्रग्स बोलते हैं। इतनी चीजें आपको पता होना चाहिए। फिनॉक्सिमाइड लिखा हुआ है यहाँ पर, ये आपका न्यूरोट्रांसमीटर नहीं है। एट्रोपिन की अगर हम बात करते हैं भाई, ये अपने एसिटाइल कोलिन का दुश्मन है। ये आपका एंटी कोलिनर्जिक ड्रग है। ये हमारे मस्करिक रिसेप्टर का एंटागोनिस्ट होता है, ट्रोपेन एल्कलॉइड होता है, ठीक है। ये ट्रोपेन एल्कलॉइड होता है। इथेटोइन की बात करें तो फेनेटोइन का छोटा भाई है अपना, ये हमारा एंटी इपिलेप्टिक ड्रग होता है, इसमें हाइडेंटोइन रिंग रहती है, ठीक है। ये याद रखना है। तो सीधा सीधा है, आपको ये सिंथेसिस अगर कभी पढ़ा हो एसिटाइल कोलिन का, तो यहां पर क्या होता है, एसिटाइल कोएंजाइम में रहता है ये, इस पर हमारा कोलिन रिएक्ट करता है, ये कोलिन रिएक्ट करेगा और ये कोलिन को एसिटाइल ग्रुप मिल जाता है, एसिटाइल कोलिन बन जाता है। अगर इसको यहाँ पे कोलिनेस्टेज एंजाइम जब इस पर काम करता है भाई, तो हमारा कोलिन और एसिटेट फिर से बन जाता है, ठीक है। अगर एग्जाम में कभी क्वेश्चन छप जाए कि भैया एसिटाइल कोएंजाइम का क्या रोल है, तो हम बोलेंगे एसिटाइल ग्रुप का डोनर होता है। कोएंजाइम ये यहाँ पे क्या काम कर रहा है भैया, डिलीवरी बॉय का काम कर रहा है, कैरियर का काम कर रहा है। उस एसिटाइल ग्रुप को हमारे कोलिनर्जिक न्यूरॉन के अंदर लेके जाता है। ये कोलिनर्जिक न्यूरॉन है, यहाँ पे आता है अपना एसिटाइल ग्रुप, ये कोएंजाइम के साथ आता है। यहाँ पे कोलिन उसको मिल जाता है, एसिटाइल कोलिन बन जाएगा, अपना कोएंजाइम फ्री हो जाता है, नेक्स्ट एसिटाइल ग्रुप को लेके आता है। तो आपसे कोएंजाइम ए का भी पूछ सकते हैं क्या रोल है, तो हम बोलेंगे भाई ये डिलीवरी बॉय का काम करता है, उसको लेके आता है न्यूरॉन के अंदर, कोलिनर्जिक, ठीक है। इतना आपको याद रखना है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ से आईयूपीएसी नेम ऑफ द पैरासिटामोल। भाई पैरासिटामोल का स्ट्रक्चर अगर नहीं आता है और हम फार्मेसी के स्टूडेंट है भाई, तो ये बहुत बड़ी क्या है, विडंबना हो सकती है यार, पैरासिटामोल जैसे का नाम याद ना हो। पैरासिटामोल, देखो पैरासिटामोल जो होता है, मेन इसकी प्रॉपर्टी जो होती है, ये वीक एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है। ध्यान रखना है, इन्फ्लेमेशन में कम काम करता है। भैया हम गिर गए कहीं पे, हमारे नी में चोट आ गई है, ठीक है, पेन भी हो रहा है, इन्फ्लेमेशन हो गया, तो डॉक्टर कहेगा एक काम करो भाई, इनको अपन एसिक्लोफेनेक डाइक्लोफेनेक दो, जो प्रॉपर एंटी इन्फ्लेमेटरी हो, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन में चलता है फिर पैरासिटामोल के। तो पैरासिटामोल वीक एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है, लेकिन एनाल्जेसिक अच्छा होता है, पेन भी कम करता है और एंटी पायरेटिक भी होता है, हमारे फीवर को भी कम करता है। ये सब काम वो करता है, कॉक्स एंजाइम को ही इनहिबिट करता है, प्रोस्टाग्लैंडिन के लेवल को कम करता है पैरासिटामोल। पैरासिटामोल का अगर स्ट्रक्चर देखो तो पैरा जो है, पैरासिटामोल है भाई, ये आपका OL लगा हुआ है, तो एक तो OH रहेगा यहाँ पर NH रहता है, C डबल बॉन्ड CH3 रहता है। इतना सा पैरासिटामोल का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इसको एस्टामिनोफेन भी बोलते हैं। ये एसिटाइल ग्रुप लगा है ना, एसिटो अमाइनोफेन भी कहा जाता है इसको, एसिटो अमाइनोफेन भी कहते हैं अपन, ठीक है। ये ध्यान रखना है, इसका दूसरा नाम है। अब इसका नाम देख लीजिए आप, स्ट्रक्चर में बताइए आप, इसकी अगर नंबरिंग करोगे यहां पर, तो भाई यहां देखिए आप, यहां पे लिखा है N4 हाइड्रोक्सी फिनाइल एथेनामाइड, ठीक है। एथेनामाइड लिखा हुआ है भाई, एथेन तो है ही नहीं वहां पर, ठीक है। एथेन बिल्कुल है, 2 कार्बन का है, तो एथेन तो सही है, हमारा एथेनामाइड है। यहाँ पे लिखा है 6 हाइड्रोक्सी। आप नंबरिंग करते हो यहां से 1 2 3 4, बेटा ये 4 पे आ रहा है, 6 वाला तो होगा ही नहीं, ठीक है। ये 6 वाला तो अलग ही कर दो, 4 ऑक्सी वाला अपना अलग हो जाएगा, ये कहां से आंसर हो जाएगा।
4 फेनॉक्सी लिखा है, फेनॉक्सी भी नहीं होगा, हमारा ए आंसर एकदम सही है। 4 हाइड्रोक्सी है, ये हमारा 4 हाइड्रोक्सी हो गया, ये फिनाइल हो गया, और ये हमारा इथेनोमाइड हो गया। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना, इथेनोमाइड हमारा हो गया। तो ये सीधा सीधा याद रखना भाई, पैरासिटामोल को अच्छे से, आपको एग्जाम में आ सकता है। पैरासिटामोल की टॉक्सिसिटी आपने सभी ने पढ़ा होगा, वैसे तो सेफ ड्रग है, ठीक है, लेकिन अगर इसको कभी भी हाई डोज दे दें या इसको अल्कोहल के साथ कोई ले लेता है तो इसका एक टॉक्सिक मेटाबोलाइट बनता है नेपक्यू, और ये आपका क्या होता है, हेपेटोटॉक्सिक होता है, हेपेटोटॉक्सिसिटी रिपोर्टेड हो जाती है, फिर इस टॉक्सिक मेटाबोलाइट ज्यादा बनने लग जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां देखें अपन, ये पैरासिटामोल का स्ट्रक्चर है, आपके सामने बना हुआ है। ठीक है, अगर आपको भाई कम समय में बहुत अच्छा पढ़ना है तो हमारे पास जो बेसिक इंपॉर्टेंट बुक है आपका फार्मासिस्ट एट एवर फिंगर टिप्स, आपका एमसीक्यू में भी है और हमारा थ्योरी में भी है, तो इस बुक को आप बिल्कुल ऑर्डर कर सकते हैं। ये आपको क्या होगा, आपके एड्रेस पर डिलीवर हो जाएगा, और जितने जल्दी ऑर्डर करोगे उतने जल्दी आपकी पढ़ाई बढ़िया स्टार्ट होगी। तो ये बिल्कुल आपका ऑफर में चल रहा है, इसको सबसे ज्यादा लार्जेस्ट सेलिंग बुक है ये। ठीक है, इस बुक में जो भी कंटेंट है पूरा फिल्टर करके बनाया गया है भाई, हम लोगों ने पूरा देखा उसको, क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्या पॉइंट्स रखना है उसमें, इसी तरीके से दिया गया है, पूरे रिलेटेड पॉइंट्स टेबुलर फॉर्म में दिए गए हैं, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन है। बेसिक रिंग प्रेजेंट इन द टर्बिटलिन, टर्बिटलिन में बेसिक रिंग प्रेजेंट होती है, टर्बिटलिन में बेसिक रिंग प्रेजेंट होती है। पहले बात करते हैं टर्बिटलिन क्या है। टर्बिटलिन का जो है, जैसे कोई भी अपन को मिलता है तो अपन उसका एड्रेस ढूंढते हैं, यार ये कहाँ का रहने वाला है, तो टर्बिटलिन कहाँ का रहने वाला है, ये टर्बिटलिन ने कहा साहब हम एड्रीनर्जिक ड्रग है। टर्बिटलिन ने कहा यार भाई हम एड्रीनर्जिक ड्रग है, और हमारी जो प्रॉपर्टी है, हम बीटा 2 के सिलेक्टिव एगोनिस्ट होते हैं। बीटा 2 के क्या होते हैं भैया, सिलेक्टिव एगोनिस्ट होते हैं, इतना उसने कहा हमसे। ठीक है, उसके बाद उसने कहा कि अगर आप मेरा स्ट्रक्चर बनाओगे टर्बिटलिन का अगर स्ट्रक्चर बनाते हैं तो इस तरीके से उसका स्ट्रक्चर होता है हमारा, ये आपका इस तरीके से हमारे टर्बिटलिन का स्ट्रक्चर रहता है। यहाँ पे टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप होता है, ये टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप होता है, ये टर्बिटलिन का स्ट्रक्चर बना हुआ है। अब यहाँ पे उन्होंने हमसे पूछा है कि बेसिक जो रिंग प्रेजेंट होती है इसमें 3 हाइड्रोक्सीफिनॉल, ठीक है, 3 हाइड्रोक्सीफिनॉल, अगर आप यहां पर देखें 3 हाइड्रोक्सीफिनॉल होगा कि 3 हाइड्रोक्सी साइक्लोहेक्साइल होगा कि 3 हाइड्रोक्सी बेंजाइल होगा कि हाइड्रोक्सी एनालीन नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, इसमें रिंग होगी हमारी क्या, 3 हाइड्रोक्सीफिनॉल। कैसे होगी सर, अगर हम यहां से नंबरिंग करते हैं सर 1 2 3 4 5 और 6, इसको अगर रिंग को देखते हैं तो ये रिंग कहलाती है हमारी रिसोर्सिनॉल रिंग, रिसोर्सिनॉल रिंग होती है। लेकिन सर क्वेश्चन में तो ऐसा कुछ दिया नहीं सर, यहाँ तो 3 4 हाइड्रोक्सी 3 5 है सर, इसमें 3 हाइड्रोक्सी, और जब 5 हाइड्रोक्सी होता है तो उसको रिसोर्सिनॉल रिंग कहते हैं अपन। ठीक है, जनरली इन ड्रग्स में कैटिकॉल रिंग होती है हमारी ये वाली। अगर इस रिंग को देखो आप, इस रिंग को अकेला देखिए आप, फिनॉल के रिस्पेक्ट में नंबरिंग करोगे तो ये आएगी 1 2 3 4, आएगी कि नहीं आएगी भाई। अगर इसी रिंग को अपन ये वाला हटा देते हैं, हम इसको रिसोर्सिनॉल रिंग बनाते हैं, क्या बनाते हैं भाई, रिसोर्सिनॉल रिंग। हमें पता है कि इसमें आपके अल्टरनेट रेगुलर नहीं लगे हुए, कैसे लगे हैं, अल्टरनेट लगे हुए। अगर एक को आप फिनॉल मान लेते हो, चलो ये फिनॉल है, तो नंबरिंग करोगे तो देखो 1 2 3 4 5 6 आएगा। तो ये देखो लिखा है 3 हाइड्रोक्सी फिनॉल लिखा हुआ है, ये 3 हाइड्रोक्सी। इसमें अगर कैटिकॉल रिंग होती, यही क्वेश्चन में आपका नॉन इपिनेफ्रिन लिखा होता, इपिनेफ्रिन लिखा होता, आइसोप्रिलीन लिखा होता, उन लोगों में कैटिकॉल रिंग रहती, तो आंसर होता 2 हाइड्रोक्सी फिनॉल होता। ठीक है, तो ये मोइटी प्रेजेंट है। अगर आपको इस एंगल से देखोगे जो एक्चुअल नंबरिंग है तो आपका आप आंसर नहीं निकाल पाओगे, लेकिन इसमें ऐसा कुछ दिया ही नहीं है। अब अपन को लिखा है फिनॉल, तो भाई फिनॉल के रिस्पेक्ट में देना था, तो ये था आंसर। अगर चलो आपको नंबरिंग नहीं आती, चलो मैं मानता हूं भाई कि केमिस्ट्री टफ है, स्ट्रक्चर टफ है, सर आपको तो याद है तो आपने बता दिया, सर हमें बताओ हम क्या करें सर इसके लिए। ठीक है, तो इसके लिए कुछ नहीं करना आपको बेटा, बिल्कुल इजी है। आपको क्या करना, देखिए यहां पर आपको यहाँ टर्बिटलिन पूछा था, ठीक है, अगर हमें इतना भी याद है इस टर्बिटलिन में ऐसा कुछ रहता है, अगर इतना भी याद है बेटा हमें, तो ये बताइए फिनॉल है ना, एक चीज फिनॉल है, फिनॉल एक ही ऑप्शन में दिया गया है, तो अपना जो ए आंसर है वो हमारा एकदम सही हो जाएगा भाई। ए आंसर अपना एकदम सही, ये स्ट्रक्चर बना है, मैंने बना के दिखाया आपको। अब आता है यहाँ पर ये लिखा हुआ है
बाइपेरेटाइड प्रोड्रग इज अ टाइप ऑफ प्रोड्रग। ये किस टाइप का प्रोड्रग है, थोड़ा सा अंदर से क्वेश्चन है। ये जो प्रोड्रग होता है किस टाइप का प्रोड्रग है भाई? ये जो होता है कैरियर लिंक्ड प्रोड्रग होता है। क्या होता है? कैरियर लिंक्ड, मतलब इसमें कैरियर अटैच रहता है। ये जो है हमारा कैरियर लिंक्ड प्रोड्रग होता है, ठीक है। ये जो लिखा ना बाइपेरेटाइड प्रोड्रग है, ट्राइपेरेटाइड है, म्यूचुअल, ये सब हमारे कैरियर वाले होते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। इसके बाद आता है ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन, वेरी गुड, ठीक है। ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन कौन सा होता है भाई? ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन होता है सर, आप मुझे ऑयल बताइए। ऑयल ऑफ स्प्रिट कौन होता है? ऑयल ऑफ विट्रॉल किसको कहते हैं? ऑयल ऑफ विट्रॉल बेटा H2SO4 को कहते हैं, ठीक है। ऑयल ऑफ विट्रॉल H2SO4 को कहा जाता है। यहां पे पूछा है ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन, एस्पिन को नहीं कहते बेटा, हम कहते हैं मेथाइल सैलिसाइलेट के लिए। ये एटी लगा है मतलब एस्टर है, ठीक है, एटी लगा मतलब एस्टर है। और मिथाइल सैलिसाइलेट को क्या कहा जाता है? ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन कहा जाता है। अगर भैया किसी को दर्द हो ना तो ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन लगा लेना, ठीक हो जाओगे। क्यों हो जाओगे ठीक भाई? सर एनसेड की कैटेगरी का है, सैलिसिलिक एसिड डेरिवेटिव होता है सर, इसमें प्रॉपर्टी होती है, तो ये आपका ठीक हो जाएगा। पैरासिटामोल पैरामाइनोफेनॉल डेरिवेटिव है। सोडियम सैलिसाइलेट, ठीक है, ये सॉल्ट है सोडियम, तो ये आपको ध्यान रखना है, सीधा सीधा आंसर हो जाएगा इसका मिथाइल सैलिसाइलेट। ये देखो सैलिसिलिक एसिड में अपन ने क्या किया, उसका एस्टर बना दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनाल्जेसिक कंटेनिंग द पैरामाइनोफेनॉल ग्रुप। भैया कितने बार पूछोगे? जानने लगे सर हम पैरासिटामोल को, जानने लगे हैं सर पैरामाइनोफेनॉल। ये बनाया भैया अपन ने पैरासिटामोल, पैरा हो गया, और यहाँ पर NH ये पैरा अमाइनो हो गया, और साहब ये एसिटाइल ग्रुप हो गया। पैरा अमाइनोफेनॉल, ये पैरा अमाइनो लगाया भैया, ये हमारे फिनॉल है। पैरा अमाइनोफेनॉल जो होता है पैरासिटामोल, ठीक है। आइबोप्रोफेन, आइबोप्रोफेन को लेके बहुत से बच्चों को इस बार अभी जीपेट में भी इसका क्वेश्चन आया था, ठीक है। इसमें क्या होता है, कुछ बुक में इसको कहा गया है कि आइबोप्रोफेन जो है वो प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव होता है, प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव है, ठीक है। प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव, एराइल प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव है, ये भी सही है। किसी कोई कोई बुक वाले कहते हैं, जैसे अभी ऑप्शन दिया गया था जीपेट में, उन्होंने कहा था एराइल एसिटिक एसिड डेरिवेटिव, एराइल एसिटिक एसिड डेरिवेटिव ये है, ठीक है। तो इसमें है कुछ नहीं, दोनों बातें सही है, बस हमारी आंखों का खेल है, उसमें देखने का खेल है। देखो अगर मान लो मैं कहता हूं ये कोई रिंग बना है, इसमें यहां पर आपका CH2 CH3 और COH लगा है। अगर इस एसिड को देखो आप, यहां से देखो आप इसको, 1 2 3 तीन कार्बन का एसिड है भैया, प्रोपियोनिक एसिड हो गया कि नहीं? जिसने ऐसा देखा तो प्रोपियोनिक एसिड है। मान लो प्रोपियोनिक एसिड ऑप्शन में नहीं है, हमें आइबोप्रोफेन का आंसर लगाना है, तो क्या लगाओगे भाई? अगर मान लो एसिटिक एसिड दिया है, ये 2 कार्बन तो है ना भाई, तो एसिटिक एसिड भी तो है इसमें, तो एसिटिक एसिड वाला सही है। तो एराइल एसिटिक एसिड डेरिवेटिव ऑप्शन में था, प्रोपियोनिक एसिड नहीं था, तो हमें एराइल एसिटिक एसिड डेरिवेटिव आंसर लगाना होता है। आप बोलोगे सर उसके तो एग्जांपल डाइक्लोफेनिक एसिक्लोफेनिक होते हैं। हाँ बेटा, उसमें आपका CH2 और COH फॉर्म में ही रहता है, उसमें नहीं रहता प्रोपियोनिक एसिड। लेकिन आइबोप्रोफेन में हमें ऑप्शन में प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव दिया ही नहीं है, आपका एराइल एसिटिक एसिड डेरिवेटिव ही दिया गया है, तो फिर वो सही है हमारा, गलत नहीं है। कुछ बच्चों को लगा कि नहीं सर वो गलत आंसर है, नहीं भाई वो सही है बिल्कुल। अगर प्रोपियोनिक एसिड होता तो वो बेस्ट था, लेकिन जब ऑप्शन में ही नहीं है भाई, तो लगाएंगे हम उसको एराइल एसिटिक एसिड को। एस्पिन हमारा सैलिसिलिक एसिड डेरिवेटिव होता है, इंडोमेथासन इंडोल एसिटिक एसिड डेरिवेटिव अपन ने देखा था इसको क्वेश्चन में, ठीक है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहां पर देखें, ये क्लासिफिकेशन एनसेट का बेटा बहुत अच्छे से पढ़ लेना, पूरा डिस्कस हम नहीं कर रहे हैं, पूरा अच्छे से पढ़ के रखना एनसेट का क्लासिफिकेशन। देखो एनसेट के क्लासिफिकेशन में सैलिसिलिक एसिड डेरिवेटिव अपना एस्प्रिन, ठीक है। पैरामाइनोफेनॉल डेरिवेटिव भैया हमारे पैरासिटामोल, फेनेसिटिन उसी पैरासिटामोल का प्रोड्रग होता है, ठीक है, OH पर CH3 रहता है। पायराजोलिडीन डाइऑन डेरिवेटिव फिनाइल ब्यूटाजोन है। एंथ्रेलिक एसिड डेरिवेटिव ये फिनेमिक एसिड डेरिवेटिव कहलाते हैं, मीफेनेमिक एसिड रहता है इसमें। एराइल एल्क्लोइक एसिड डेरिवेटिव, देखो ये चीज इन्होंने लिख दी, अब एल्क्लोइक लिख दिया तो भैया आप तुम इसको आप एसिटिक एसिड बोल दो, प्रोपियोनिक एसिड बोल दो, जो भी बोलना बोल दो, हमने तो एल्काइल ग्रुप लिख दिया। तो देखो इसमें इंडोल एसिटिक एसिड डेरिवेटिव इंडोमेथासिन, इंडीन एसिटिक में सोलेंटेक रहता है, पायरोल एसिटिक में टोल्मिटोन आ रहा है, फिनाइल एसिटिक एसिड में देखो ये है आपका प्रोपियोनिक एसिड आइबोप्रोफेन आ रहा है, ठीक है। तो ऑक्सीकेम में आपका
ब्रोक्सिकैम रहता है, टिनॉक्सिकैम रहता है। सेलेक्टोकॉक्स 2 इनहिबिटर में ये कॉक्सिब लिखा रहता है, कॉक्सिब लास्ट में। देखो ये आपका कॉक्स और आईबी मतलब सेकंड, ये सेलेक्टोकॉक्स इनहिबिटर होते हैं। कुछ गोल्ड कंपाउंड वगैरह होते हैं जो बेसिकली हमारे कहां यूज होते हैं, रूमेटॉइड आर्थराइटिस में यूज होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आपका अनट्रू 3D क्यूएसआर टेक्निक। 3D क्यूआर टेक्निक के लिए आपको अनट्रू का मतलब होता है बेटा फॉल्स बताना है। अपनी पहले तो देखो ये तो बहुत बड़ी बात है, पढ़ेंगे जब पढ़ेंगे इतना तो ठीक है। पहले भैया हमारे फार्मासिस्ट लेवल का क्वेश्चन कई बार इतना बस बनता है कि क्यूएसआर का फुल फॉर्म क्या होता है, तो याद रखना क्वांटिटेटिव स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप। क्यूएसआर का फुल फॉर्म क्या होता है, क्वांटिटेटिव स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप, ये हमारे क्यूएसआर का फुल फॉर्म होता है। ठीक है, इसको याद रखिए सबसे पहले। अब इसका मतलब क्या होता है, अगर हम स्ट्रक्चर को चेंज करते हैं तो प्रॉपर्टी में क्या चेंज आता है, ये सॉफ्टवेयर दिए गए। कॉम्परेटिव आपका मॉलिक्यूलर फील्ड एनालिसिस, कॉम्फा एक आपका टेक्निक होता है, सॉफ्टवेयर होता है, यूज होता है क्यूएसआर में। कॉम्परेटिव मॉलिक्यूलर सिमिलरिटी ये भी हमारा सही है। मॉलिक्यूलर शेप एनालिसिस भी बोलते हैं, ठीक है, ये भी सही है। यहाँ पे लिखा हुआ है कॉम्परेटिव मॉलिक्यूलर शेप एनालिसिस, ठीक है, उसको कॉम्फा नहीं कहते। कॉम्फा तो बेटा ऊपर लिखा हुआ है, फुल फॉर्म देख लीजिए। तो सीधा सीधा हमारा डी ऑप्शन जो है इसके लिए गलत है, डी ऑप्शन अपना गलत दिया हुआ है, तो ये याद रखना है। नेक्स्ट है यहाँ पर व्हाट डज अ पॉजिटिव वैल्यू ऑफ सिग्मा। अगर सिग्मा की वैल्यू पॉजिटिव होती है क्यूएसआर में तो उसका मतलब क्या होता है, तो उसका मतलब होता है, ये बहुत अंदर का क्वेश्चन है, इसको लेके आप पैनिक मत होना, वरना भैया कहो सर यार अब बहुत हो गया। ये मैं कहता हूं टेंशन मत लो, सिग्मा दिख जाए ना तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग वाला ऑप्शन लगा देना बस, ठीक है। एक क्यूएसआर में पाई टर्म लगता है, वो H कोफिशिएंट को इंडिकेट करता है। क्यूएसआर का फुल फॉर्म याद कर लो, कॉम्फा अगर ना हो याद तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। क्यूएसआर का फुल फॉर्म तो सिग्मा की जो है हमारी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हमारा रहेगा, इसका आंसर अपना ए सही हो जाएगा, ठीक है। ये आंसर हमारा एकदम सही होगा, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग वाला। अब आता है नॉन ओपियोइड डेरिवेटिव। ओपियोइड डेरिवेटिव मतलब इसमें आपका फिनेंथ्रीन रिंग नहीं है, ठीक है, हमारा इसमें फिनेंथ्रीन रिंग नहीं है, मॉर्फिन कोडीन वाले नहीं है। तो देखो इसमें कोडीन भी हमारा एंटी टिश्यू होता है लेकिन ओपियोइड होता है। इथाइल मॉर्फिन ये आपका ओपियोइड है, ठीक है। विप्रोनॉर्फिन ये सब ओपियोइड है। हमारा नोस्कैपिन जो होता है ये नॉन ओपियोइड्स में आता है और कफ सिरप में यूज होता है, तो सीधा सीधा आंसर हमारा क्या होगा, सी आंसर अपना सही हो जाएगा, ठीक है। इनको ध्यान रखना। तो ये एंटी टिश्यू और आपके जो ड्रग होते हैं वो बेसिकली जो हमारे कफ सेंटर को सप्रेस करते हैं, और जो एक्सपेक्टोरेंट होते हैं ना हमारे कफ को रिमूव करते हैं। हमें जो कफ निकलता है ना हमारा, वो म्यूकोकाइनेटिक्स ड्रग कहलाती है। ब्रोंकियल सिक्रीशन को बढ़ाने वाले जैसे टोलू बाल्सम है। म्यूकोलाइटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें याद रखना हमारे म्यूकस को ब्रेक डाउन करते हैं। जो इसमें बॉन्ड होता है उसमें ब्रोमोहेक्सिन है, एम्ब्रोक्सेल है, कफ सिरप में बहुत कॉमन आते हैं, एसिटाइलसिस्टीन, कार्बोसिस्टीन, ठीक है, याद रखना। एंटी टिश्यू वो होते हैं जो कफ सेंटर को सप्रेस करते हैं। ओपियोइड्स में आपका कोडीन है, फुलकोडीन है, थाइलमॉर्फिन है। नॉन ओपियोइड्स में हमारा नोस्केपिन आता है, डेक्स्ट्रोमेथार्फिन, ये बहुत कॉमनली यूज होने लगा आजकल, ये कफ सिरप में बहुत होता है। अब क्योंकि देखो गवर्नमेंट ने क्या किया है, कोडीन के कफ सिरप आता था कोरेक्स, उसको बैन कर दिया कि भैया लोग गलत यूज करते हैं इसका, अननेसेसरी, कोरेक्स को बैन कर दिया गया है, ठीक है। तो अब आपको कोरेक्स का सिरप नहीं मिलेगा लेकिन आपको डेक्स्ट्रोमेथार्फिन का मिलेगा, ठीक है, और आपको कोलोफिना डाइनॉल का मिल जाएगा। एंटीहिस्टामिनिक साथ में दिए जाते हैं क्योंकि एलर्जी से कई बार कफिंग होती है, तो क्लोरोफेनामिन, डाइफेनाइड्रामिन ये मिल सकते हैं, प्रोमेथाजिन मिल सकता है। एडजुवेंट में हमारा सॉल्ब्यूटामोल, टर्बिटोलिन मिल गया। ब्रोंकोडायलेटर रख देंगे ना तो ब्रोंकल्स डायलेट हो जाते हैं तो कफ वगैरह जल्दी रिमूव हो जाता है, तो ये अपने सपोर्टिव होते हैं। तो ये ध्यान रखेंगे थोड़ा सा, ड्रग एक्टिंग और रेस्पिरेटरी सिस्टम में इसको अपन पढ़ते हैं। रिंग सिस्टम प्रेजेंट इन द फाइसिस्टीमिन, भाई ये क्वेश्चन तो मैंने करा दिया आपको। अब बोलोगे सर आपने नहीं कराया, आप तो बोल ही नहीं है, कब कराया सर, मिला ही नहीं है। अरे बताया था भैया इंडोल रिंग कहाँ कहाँ छपा रहता है, इंडोल रिंग कई बार आता है क्वेश्चन भैया। इंडोल रिंग हमारे ट्रिप्टोफान में होता है, ट्रिप्टोफान अमीनो एसिड में होता है। सर ट्रिप्टोफान से क्या बनता है भैया, हमारा ऑटोक्वाइड बनता है, 5 हाइड्रोक्सीट्रिप्टामिन उसमें भी रहता है। सर रेजरपिन में भी होता है सर ये, और सर कहाँ होता है सर, जो बिनका एल्कलॉइड्स होते हैं, बिन क्रिस्टन उनमें होता है सर, इरगट में होता है सर, फाइसोस्टेगमीन में होता है। तो ये आंसर क्या होगा, इंडोल रिंग हमारा आंसर होगा, ठीक है। इंडोल रिंग अपना एकदम करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है, ध्यान रखना इसको। ये देखिए इंडोल रिंग लगा रहता है, ये आपका इंडोल है। एक चीज और ध्यान रखना, इंडोल के साथ एक और पायरोल लगा रहता है, ठीक है, फाइसोस्टिग्मा बिनोसम। फाइसोस्टिग्मिन की अगर बात करते हैं, किसी को एट्रोपिन पॉइजनिंग हो जाती है, कोई बच्चा घूमता हुआ बेचारा धतूरा का प्लांट खा लेता है या धतूरा का फल खा लेता है, ठीक है, तो उसको क्या होता है, एट्रोपिन पॉइजनिंग होती है।
तो एट्रोपिन पॉइजनिंग अगर होती है भाई तो उसका जो एंटीडोट होता है वो क्या होता है, फाइसोस्टिग्मीन होता है। ये आएगा एग्जाम में, एट्रोपिन पॉइजनिंग होती है उसका एंटीडोट क्या होता है, फाइसोस्टिग्मीन होता है। ध्यान रखेंगे अच्छे से इसको, ठीक है। ये पॉइजनिंग और एंटीडोट तो पढ़ लेना भाई, कहीं कितना भी मेहनत करो जरूर पढ़ लेना इनको। ए कैरियर लिंक डिफर इन द पैरासिटामोल फ्रॉम बायो प्रिकर्सर प्रोडक्ट बाय, ठीक है। यहां पर है आपका कि कैरियर जो लिंक्ड डिफर इन द पैरासिटामोल फ्रॉम बायो प्रिकर्सर प्रोडक्ट बाय, ये आपसे पूछा है पैरासिटामोल का प्रोडक्ट क्या होता है, मुझे इतना बता दो, फिर आंसर आ जाएगा। मैं नहीं जानता ये सब क्या लिखा है, मुझे नहीं पता, मैं इतना जानता हूं पैरासिटामोल का प्रोडक्ट क्या होता है, फेनेसिटिन होता है, और वो आपको ये ऑप्शन में दिया गया है। पैरासिटामोल का प्रोडक्ट क्या होता है, फेनेसिटिन होता है। तो सीधा सीधा है भाई, अगर अपन देखें पैरासिटामोल का स्ट्रक्चर बनाते हैं हम लोग, ये अपन तीसरे बार बना रहे हैं भैया, आप लोग सीख लेना यार भाई, ठीक है। ये है, यहाँ पर आपका OH रहता है, यहाँ पर अपन यहाँ पे आप एल्काइल ग्रुप लगा दोगे तो ये वो फेनेसिटिन हो जाता है, ठीक है। और कुछ नहीं होता फेनेसिटिन, वो प्रोडक्ट बन जाता है। ये देखिए क्लीवेज होता है, यहाँ पर अपना देखा फेनेसिटिन, ठीक है। ये यहाँ पे अपन ने इथाइल ग्रुप लगाया ना, ये हट जाएगा, हमारा पैरासिटामोल बन जाता है क्लीवेज से। और एस्टेनलाइड जो रहता है ये बायो प्रिकर्सर कहलाता है, इससे सिंथेसिस होता है। देखो अच्छे से समझना, अगर पैरासिटामोल है, एस्टेनलाइड हमारा स्टार्टिंग मटेरियल है, ये सिंथेसिस का क्या है बेटा, स्टार्टिंग मटेरियल है हमारा एस्टेनलाइड। इस पे सीधा OH ग्रुप को ऐड किया जाना है, ये आपका बायो प्रिकर्सर कहलाता है। जैसे भाई अगर अपन बोले सेरोटोनिन कहां से बनता है, उसका बायो प्रिकर्सर क्या है, तो हम बोलेंगे सर ट्रिप्टोफान है। हिस्टामिन का क्या है सर, हिस्टाडीन है सर। सर नॉरएपिनेफ्रिन का क्या है सर टायरोसिन है। तो वो बायो प्रिकर्सर है, इससे वो बनता है, ये स्टार्टिंग मटेरियल है। और यहाँ पे इसमें क्लीवेज हो रहा है भाई, ये टूट रहा है यार, यहाँ से ये टूट रहा है तो आपका ये बन रहा है। तो ये क्लीवेज का मतलब काट देना, यहाँ काट के बन रहा है, यहाँ सीधा बायो प्रिकर्सर है। तो दोनों चीजें याद रखना, एस्टेनलाइड और फेनेसिटिन को, ये कैरियर लिंक्ड प्रोडक्ट होती है, उसमें इथाइल ग्रुप हमारा ऐड रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, आइडेंटिफाई द मेथड ऑफ मेटाबॉलिज्म ऑफ द सैलिसाइलेट्स। सैलिसाइलेट्स जो होते हैं हमारी बॉडी में, सैलिसाइलेट्स नहीं कोई भी हो, चलो एक एक ऑप्शन को हम बताते हैं, पहले स्ट्रक्चर बना देते हैं, फिर मैं आपको हर ड्रग की मेटाबॉलिज्म समझाऊंगा। इसमें कुछ नहीं है, इसमें केवल हमारे दिमाग का खेल है। ये अपना सैलिसिलिक एसिड है, जानते हो इसको, सैलिसिलिक एसिड है। अगर इस सैलिसिलिक एसिड को हम ऐसा लिख देते हैं, इस क्वेश्चन तो ठीक है, इसमें नई चीज आपको एक देखने को मिलेगी। अगर हमने ऐसा लिखा तो यही चीज क्या कहलाता है, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड कहते हैं, इसी को बोलते हैं एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड कहते हैं भाई, ठीक है। इसी को पूरी दुनिया क्या कहती है, एस्पिरिन कहती है, जिससे रेस सिंड्रोम होता है, ठीक है। एस्पिरिन, एस्पिरिन अगर मान लो नाम पूछ रहा कोई, मैं दो नाम लिख रहा हूं, मैंने यहां लिखा, यहां पर एसिटाइल अपना 2 पोजीशन है, ये 1 और 2, मैंने लिखा 2 एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, तो ये सही है, बिल्कुल सही सर। 2 एसिटाइल है, 2 पोजीशन पे एसिटाइल लगा है ना सर, यहां सैलिसिलिक। अगर मैंने एक नाम लिखा यहां पर 2 एसिटॉक्सी लिखा, 2 एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड लिखा, तो ये भी सही है। अगर हम बेंजोइक एसिड के रिस्पेक्ट में देखते हैं, ये अपना बेंजोइक एसिड है, ये बेंजोइक एसिड है कि नहीं भाई, अगर इसके रिस्पेक्ट में देखोगे तो आप क्या करोगे, यहां पर ये OCOCH3 बनाया, तो अगर आपने बेंजोइक एसिड के रिस्पेक्ट में देखा तो उसका पूरा नाम लिखना पड़ेगा आपको। ये बेंजोइक एसिड, ये पूरा नाम, तो उसको एसिटाइल नहीं बोल सकते, एसिटॉक्सी बोलोगे, तो ये 2 एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड। अगर आप सैलिसिलिक एसिड के रिस्पेक्ट में देखोगे तो ये H रहेगा, H के कंपैरिजन में एसिटाइल आया तो उसको बोलोगे एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। अच्छे से याद रखना, गलत मत कर देना, वरना एस्पिरिन का क्वेश्चन गलत करके आ जाओ। अगर एस्पिरिन का मेटाबॉलिज्म होगा तो पहले स्टेप में भाई इसका डी एसिटाइलेशन होगा, तो ये OH ग्रुप आ जाएगा। अब ये कोई भी ड्रग में अगर पहले से OH लगा है भाई, तो उसको हाइड्रोक्सिलेशन की जरूरत है क्या, नहीं है साहब उसको जरूरत, उसको रिडक्शन का कोई रोल ही नहीं है, ठीक है, तो इसका भी जरूरत नहीं है सर। अगर किसी भी ड्रग में OH रहता है, NH2 रहता है, ये सब ग्रुप रहते हैं, तो ग्लूकोयूनाइड कॉन्जुगेशन होता है। ये हमारा फेज 2 मेटाबॉलिज्म का रिएक्शन होता है, जिसका मेन जो ऑब्जेक्ट होता है, कई बार पूछते हैं फेज 1 जो हमारी मेटाबॉलिज्म होती है उसका ऑब्जेक्ट क्या है, उसका ऑब्जेक्ट है भैया ड्रग को इनएक्टिव करो, आप पहले उस पर कोई केमिकल रिएक्शन कराओ, ड्रग को इनएक्टिव कर दो, अब हमें काम नहीं चाहिए हमारी बॉडी में। अब फेज 2 जब होती है उसके बाद तो उसका ऑब्जेक्ट क्या होता है,
ड्रग को बेटा इस फॉर्म में कन्वर्ट करो कि बॉडी में टिक ना पाए, बॉडी से वो निकल जाए हमारे। तो जो फेज 2 होता है उसका मेन ऑब्जेक्ट होता है ड्रग को पोलर कर देना, और वो पोलर हो जाए, यूरिन में अच्छे से डिसॉल्व हो जाए और हमारी बॉडी से निकल जाए। क्वेश्चन आएगा, ठीक है, कि फेज 2 का ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो आप बताना ड्रग को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना कि वो बॉडी से इजीली क्या हो जाए, एक्सक्रीट आउट हो जाए। और फेज 1 का ऑब्जेक्ट क्या होता है भाई मेटाबॉलिज्म में, फेज 1 का ऑब्जेक्ट होता है ड्रग को इनएक्टिव करना। तो जब भी कभी भी किसी भी ड्रग में OH और NH2 अगर लगे रहेंगे ना, तो उसका सीधा ग्लूकोनाइड कॉन्जुगेशन हो जाता है। अगर हम बात करते हैं एस्पिरिन की, तो एस्पिरिन में देखो पहले हुआ डीएसिटाइलेशन, तो ये फेज 1 रिएक्शन हुआ, सैलिसिलिक एसिड बना, उसका फिर ग्लूकोनाइड कॉन्जुगेशन हुआ, ये फेज 2 रिएक्शन हुआ। लेकिन अगर सैलिसाइलेट्स में जनरली हमारी बॉडी में रहते हैं, OH उनमें रहता है, तो अपन कॉन्जुगेशन से उसको मेटाबोलाइज कर देते हैं, सीधा सीधा ग्लूकोनाइड कॉन्जुगेशन हो जाता है। ठीक है, ध्यान रखना है इसको अच्छे से। आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, टारगेट प्रोटीन मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर इज अननोन और अनप्रेडिक्टेड बाय मॉलिक्यूलर मॉडलिंग। ये बहुत अंदर का क्वेश्चन है ड्रग डेवलपमेंट का, ठीक है, आप चिंता मत करना, आप लोग के लिए नहीं आने के चांसेस बहुत कम है, फिर भी अपन डिस्कस करते हैं, हमें तो हर लेवल का क्वेश्चन करना है। ठीक है, तो इसमें पूछा है उन्होंने भाई कि टारगेटेड, टारगेट कहीं कुछ होता है ना, तो भैया लिगेंड को बुला लाओ, लिगेंड आपका बाइंड हो रहा है यहाँ पर, ड्रग डिलीवरी सिस्टम है ये अपना, ये एल वाला आंसर रहेगा, लिगेंड वाला आंसर हमारा रहेगा भाई। ठीक है, तो इसका आंसर अपना ए होगा, ये आंसर हमारा एकदम करेक्ट होगा। लिगेंड बेस्ड ड्रग डिजाइन होता है। यहाँ पर ड्रग यूज इन द ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 5 स्टार क्वेश्चन भैया, 5 स्टार रेटिंग का क्वेश्चन। ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग क्या होती है, पहली चीज तो ऑर्गेनोफॉस्फेट क्या करता है, हमारा एसिटाइलकोलिन, हमारा और आपका एसिटाइलकोलिन, यहाँ पर कोलिनस्ट्रेज एंजाइम काम करता है, अपना एसिटाइलकोलिन को कोलिन प्लस एसीटेट में ब्रेक डाउन कर देता है जब हमारी बॉडी में एसिटाइलकोलिन की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, तो ऐसा चलता रहता है। अब यहां पर ऑर्गेनोफॉस्फेट भाई आए, इन्होंने कोलिनस्ट्रेज एंजाइम को परमानेंटली इनएक्टिव कर दिया, कोलिनस्ट्रेज एंजाइम खत्म हमारी बॉडी से, इसमें फॉस्फेट जुड़ गया, एंजाइम ने हाथ खड़े कर लिए, बोला भैया अब हम एसिटाइलकोलिन को हाइड्रोलाइज नहीं कर पाएंगे। तो बताइए क्या होगा हमारी बॉडी में, जब एसिटाइलकोलिन हाइड्रोलाइज नहीं होगा हमारी बॉडी में, तो एसिटाइलकोलिन तो अमर हो जाएगा भाई, जब वो अमर होगा तो उसका लेवल तो बढ़ता चला जाएगा भाई, अपनी बॉडी में एसिटाइलकोलिन का लेवल ऐसा बढ़ेगा। हमारी बॉडी में अगर एसिटाइलकोलिन का लेवल बढ़ेगा भाई, तो पेशेंट को क्या होने लगेगा, एक्सेसिव स्लाइवेशन होने लग जाएगा, उसका प्यूपिल जो होगी मायोसिस हो जाएगा, आंखें छोटी हो जाएंगी, ब्लड प्रेशर डाउन होने लगेगा, हार्ट रेट उसकी डाउन हो जाएगी, सांस ले नहीं पाएगा बेचारा, उसको अस्थमेटिक अटैक आने लगेगा, क्योंकि एसिटाइलकोलिन बढ़ रहा है ना, M3 रिसेप्टर पे जाके ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन करेगा, ये सब काम होने लगेंगे। डॉक्टर साहब दूर से पहचान जाएंगे, कहेंगे डॉक्टर साहब, पेशेंट देखेंगे कहेंगे यार इसको बहुत ज्यादा स्लाइवा बह रहा है, मतलब भैया पूछेंगे का पी लिया मालिक इनने, तो बता देगा डॉक्टर को बताएंगे यार जो घर वाले के भाई इनने ये कीटनाशी पी लिया है ऑर्गेनोफॉस्फेट, और डॉक्टर देखेगा यार उसकी जो प्यूपिल है वो भी बहुत ज्यादा छोटी हो चुकी है, ठीक है, यूरिनेशन हो गया है, कपड़े अपने गीले हो चुके हैं, तो ये सब चीजों से डॉक्टर समझ जाएंगे। फिर वो बीपी चेक करेंगे तो उन्हें पता चलेगा ब्लड प्रेशर भी कम है, हार्ट रेट भी कम है, ब्रीथिंग में प्रॉब्लम आ रही है, वो बोलेगा साहब हम सांस नहीं ले पा रहे हैं, ठीक है, तो ऑक्सीजन लग जाएगी, ये सब चीजें हो जाएंगी तो डॉक्टर समझ जाएंगे। अब ऑर्गेनोफॉस्फेट की पॉइजनिंग हुई है, सिम्टम्स सब आपके कोलिनर्जिक बढ़ रहे हैं, तो डॉक्टर साहब सबसे पहले क्या करेंगे, एट्रोपिन का इंजेक्शन लगा देंगे। एट्रोपिन क्या करेगा, इन एसिटाइलकोलिन के जो बड़े हुए एक्शन है इनको डाउन कर देगा, उसकी जान बचेगी। ठीक है, अब कितने दिन एट्रोपिन लगाओगे भाई, हमारा कोलेस्ट्रेज एंजाइम तो खराब हो गया है, हम अपना देंगे नहीं, आप देंगे नहीं, कोलेस्ट्रेज एंजाइम का कोई प्रिपरेशन तो मार्केट में आता नहीं है, क्या करें हम, तो इस कोलिनेस्ट्रेज एंजाइम को कोई ऐसी ड्रग दे दो कि भाई जो फॉस्फेट को अपने ऊपर ट्रांसफर कर ले और एंजाइम हमारा क्या हो जाए, एक्टिव हो जाए, हमारा क्या हो जाएगा, एंजाइम क्या हो जाए, एक्टिव हो जाए, तो बात बन जाएगी। तो उस ड्रग को बोला जाता है कोलिनेस्ट्रेज रीएक्टिवेटर, क्या बोलते हैं उसको, कोलिनेस्ट्रेज रीएक्टिवेटर, और कोलिनेस्ट्रेज रीएक्टिवेटर होता है हमारा प्रोलिडॉक्सिन, ये पाम का इंजेक्शन आता है, ठीक है, ये एंटीडोट होता है। अगर इसी क्वेश्चन में मान लो एट्रोपिन भी लिखा होता, ध्यान से सुनना मेरी बात को, एट्रोपिन भी लिखा होता और प्रालिडॉक्सिम भी लिखा होता, और दोनों में से चूज करना पड़ जाए आपको एंटीडोट, तो प्रालिडॉक्सिम लगाना, और अगर मान लो आपको बोथ वाला ऑप्शन मिल जाता है कि भैया दोनों, तो दोनों लगा देना, बेस्ट प्रालिडॉक्सिम, क्योंकि मेन काम वही करेगा, रीएक्टिवेट वही करेगा, तभी पेशेंट घर जा पाएगा, वरना अस्पताल में एडमिट रहेगा, रोज एट्रोपिन के इंजेक्शन उसको लगेंगे। तो ये प्रालिडॉक्सिम होता है,
इसमें आपका पायरिडीन रिंग रहती है, ये फॉस्फेट ग्रुप को अपने ऊपर ट्रांसफर कर लेता है। मतलब कितना दानी है, अपने ऊपर ट्रांसफर कर रहा है फॉस्फेट को। और एंजाइम से कह रहा भाई आप अपना एच ले लो, आप एक्टिव हो जाओ, उसको हाइड्रोलाइज करो, सामने वाले को दिक्कत हो रही है। तो ये आपको ध्यान रखना है अच्छे से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखो बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं। देखो क्या होता है, यहाँ पे चल रहा है पूरा पेयर, पेयर चल रहा है, खतरनाक तरीके का पेयर। कैसा चल रहा है पेयर, देखो मैं बताऊं। आज अगर ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग हुई तो क्या बढ़ गया भैया, एसिटाइलकोलिन बढ़ गया। दवाई एंटीडोट क्या है भाई, एट्रोपिन भी हमारा एंटीडोट जो सिम्टम को कंट्रोल करता है, और एंजाइम को रिएक्ट कौन करेगा, प्रालिडॉक्सिन। ये हो गया। कल को किसी को एट्रोपिन की पॉइजनिंग हो जाती है, धतूरा का प्लांट उसने खा लिया, तो अभी बताया था मैंने क्या रहता है, फाइसोस्टिग्मीन रहता है। धतूरा खा लिया तो फाइसोस्टिग्मीन एंटीडोट हो गया। ठीक है, ये अच्छे से याद रखना। किसी को मशरूम पॉइजनिंग हुई है, अगर मशरूम पॉइजनिंग हुई है तो भी हमारा एट्रोपिन एंटीडोट होता है। ठीक है, याद रखना ये सब, कोई ना कोई क्वेश्चन आपको मिल सकता है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे भाई अच्छे से। आगे चलते हैं। डोलो, डोलो एक मार्केटेड नेम है हमारा, मार्केटेड नेम कहलाता है। मार्केटेड नेम को अपन ब्रांड नेम बोलते हैं, उसको कंपनी का नेम बोलते हैं, उसको अपन बोलते हैं प्रोप्राइटर नेम, प्रोप्राइटरी नेम कहलाता है, प्रोप्रियोरेटरी नेम। आप दुकान पे जाओगे, दुकान के नीचे लिखा रहता है प्रोप्राइटर नेम, प्रोप्राइटर मतलब कंपनी वाला नाम। तो इसमें दिख रहा है हमारा ये किसका है, इसका जेनरिक में, इसमें एस्पिन को तो अपन जानते हैं, डिस्प्रिन आती है। ठीक है, डाइक्लोफेनेक की आपकी कई आती है, डाइक्लोपेरा, ये सब आती है। पैरासिटामोल का अपना डोलो आता है, डोलो। ठीक है, याद रखना है इसको। आइबुप्रोफेन का अपन ने नाम सुना हो, ब्रूफेन आती है। तो ये कुछ मार्केटेड के कई बार क्वेश्चन आते हैं, कॉमन से जो रहते हैं उनको पूछ सकते हैं। जैसे एसीलॉग रेनिटिडीन का है भाई, पूछ लेंगे आपसे। डिस्पिन किसका है, स्पिन का है, डोलो पैरासिटामोल का है। ठीक है, ये ध्यान रखना। व्हाट डज द सिंबल पाई रिप्रेजेंट इन द क्यूएसआर। हमने बताया था सिग्मा जो होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग को बताता है भाई, पाई जो बनाता है वो आपका H सब्स्टिट्यूशन कांस्टेंट को बताता है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना क्यूएसआर में। ठीक है, इक्वेशन होता है, उससे अपन को कोई मतलब नहीं है, ये इक्वेशन है, देख सकते हो आप, log P1 log P2 K2 होता है। ठीक है, तो ये इक्वेशंस रहते हैं, यहाँ पर ये इक्वेशन यूज होता है। पाई जो रहता है हमारा H सब्स्टिट्यूशन कांस्टेंट होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये स्ट्रक्चर किसका है भाई, किसका है स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर जिसका भी है, ये कैटिकॉल रिंग है। इसमें क्या है भाई, कैटिकॉल रिंग है, पहली चीज तो कैटिकॉल रिंग है। दूसरी चीज इसमें जो ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है। बीटा पे OH लगा है और मिथाइल लगा हुआ है, एन मिथाइल है। तो यहां देखते हैं अपन, यहां देखिए नॉन एडिलिन है, तो ये तो होगा नहीं, मिथाइल लगा है भाई। इसमें नहीं लगा होता मिथाइल तो नॉन एडिलिन था, ये अपना स्ट्रक्चर होगा एडिलिन का। ठीक है, डोब्यूटामीन हमारा बड़ा स्ट्रक्चर होता है, ये बीटा 1 सेलेक्टिव एगोनिस्ट होता है। डोपामीन, इनके तीनों के स्ट्रक्चर अच्छे से याद रखना जो मैं अब बता रहा हूं। इसका आंसर अपना एड्रिलिन हमारा करेक्ट आंसर है, एड्रिलिन एकदम करेक्ट आंसर है। इसमें देखो जो मैं स्ट्रक्चर आपको बता रहा हूं उनको ध्यान रखना। पहला स्ट्रक्चर अपन को क्या करना है, हमें तो यहाँ पे बनाना है केवल। कैसे बनाओगे भाई, अपन ने क्या किया, ये यहाँ पे अपन ने ये बनाया, बेंजीन सब बच्चे बना लेते हैं। इस पे 2 OH लगा दो, ये कैटिकॉल रिंग है। ठीक है, इस पे यहाँ पे आपको इथाइलअमीन लगाना है सबसे पहले, इथाइलअमीन। इसको, ये कैटिकॉल रिंग है। ठीक है, ये कैटिकॉल है और ये अमीन है, इसको मिला के लिखोगे तो क्या लिखोगे भाई, कैटिकोलामीन्स लिखोगे कि नहीं लिखोगे, तो ये कैटाकोलामीन्स की कैटेगरी में आते। पहली चीज तो ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन। ये जो स्ट्रक्चर मैंने बनाया भाई, ये डोपामीन का है। ठीक है, ये डोपामीन का। इसी डोपामीन में बीटा पे आप OH लगा दो, इसी डोपामीन में अपन को बीटा पे OH लगाना है। ये जो बीटा कार्बन है ना, यहाँ पे अपन क्या लगाए भाई, एक OH लगा दो ऐसे। तो ये जो स्ट्रक्चर बन गया, ये हमारे नॉन एडिलिन का या नॉन एपिनेफ्रिन का बन गया, जो ये ऑप्शन में अपन को। अब इसी में अपन ने क्या किया, यहां पर ये जो पोजीशन है इस पे आप CH3 लगा दीजिए, तो यही स्ट्रक्चर बन जाता है हमारे एडिलिन का, एपिनेफ्रिन का। सर इसी में मैंने आइसोप्रोपाइल ग्रुप लगा दिया, ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप लगाया, तो सर ये स्ट्रक्चर बन जाता है आइसोप्रोलिन का। तो हमारे एडिनार्जिक ड्रग के 3 खिलाड़ी हैं, कौन कौन से 3 खिलाड़ी हैं, अपना नॉन एडिलिन एक खिलाड़ी है तो उसका स्ट्रक्चर हम जानने लगे, दूसरा खिलाड़ी हमारा एडिलिन है उसका हम जानते हैं, तीसरा खिलाड़ी जो है सिंथेटिक है जो हमने बनाया है, ये भी कैटाकोलामीन्स है लेकिन हमारी बॉडी का नहीं है। इसमें आइसो बता रहा है कि आइसो प्रोपाइल ग्रुप लगा रहता है, ये यहां पर बस इस पे आइसो प्रोपाइल ग्रुप लगा रहता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना। जैसे टर्बिडिन अपन ने देखा था उसमें टर्सरी ब्यूटाइल था, तो ये स्ट्रक्चर अच्छे से इजी याद रखना है।
इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन भाई, यहाँ पर रिसेंटली हमारा बैच चल रहा है आरआरबी फार्मासिस्ट के लिए, अभी भी समय है अपने पास, जितनी भी क्लासेस है सब रिकॉर्डेड में मिल जाते हैं आपको, और लाइव क्लासेस चल रही है, वो हमारा साइकिल चल रहा है, तो इस बैचेस को आप ज्वाइन कर सकते हो। बैच को ज्वाइन करने के लिए आपको जीडीसी क्लासेस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, ठीक है। उसमें आपको लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज और हमारे प्रीवियस ईयर एमसीक्यू आपको मिलेंगे, और नॉन फार्मा भी आपका इसमें कवर किया जा रहा है, पूरा नॉन फार्मा प्लस फार्मा सभी कुछ। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द पूल स्प्लिटिक सिंथेटिक मेथड। ये पूल स्प्लिटिक सिंथेटिक मेथड, ये भी अंदर से क्वेश्चन है, इसको बोलते हैं वन बीड वन कंपाउंड लाइब्रेरी बोलते हैं, इसको याद कर सकते हो, वन बीड और वन कंपाउंड लाइब्रेरी इसको कहा जाता है, ठीक है। उतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है ये, ठीक है। इसके बाद चलते हैं एट्रोपिन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भैया 5 स्टार वाले होते हैं, इनको 5 स्टार रेटिंग देना है अपन को। देखो एट्रोपिन इज द एस्टर ऑफ, ये क्वेश्चन आया है, एट्रोपिन किसका एस्टर होता है भाई? एट्रोपिन जिसका भी एस्टर होता है वो ट्रोपिन प्लस ट्रोपिक एसिड का एस्टर होता है, ट्रोपिन प्लस ट्रोपिक एसिड का होता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए एट्रोपिन को सिंथेसाइज कैसे करोगे, तो ट्रोपिन प्लस ट्रोपिक एसिड का रिएक्शन होगा, वहां पे इसमें एस्टर है, ये ब्रेक डाउन हो जाता है OH और हमारे COH में, ये अपना ट्रोपिन में OH ग्रुप है, इसमें हमारा COH ग्रुप, इसको मिला दो एस्टर बन जाता है। एट्रोपिन हमारा ट्रोपिन प्लस ट्रोपिक एसिड का एस्टर होता है, तो इसमें देखो आंसर होगा ट्रोपिन प्लस ट्रोपिक एसिड। तो सर ट्रोपिन प्लस मेंडेलिक एसिड किसका एस्टर होता है सर? सर ये होमोएट्रोपिन का होता है, किसका होता है? होमोएट्रोपिन का होता है। सर फिर ये ट्रोपिक एसिड प्लस सैलिसिलिक एसिड एसिड का एस्टर बनता है क्या? कभी होता है? ऐसा नहीं होता। ट्रोपिन प्लस सैलिसिलिक एसिड नहीं भाई, ऐसा कुछ चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो ये ध्यान रखना। अब इसमें मैं 2 मिनट लूंगा आपके, और आप देखना एट्रोपिन का दूसरा, एट्रोपिन हमारा रेसलिंग मिक्सचर होता है, किसका होता है भाई? डी और एल आइसोमर का 50-50 रहता है। एट्रोपिन हमारा हायोसियामीन का रेसलिंग मिक्सचर होता है, कई बार क्वेश्चन आता है। हायोसियामीन का एक दूसरा नाम होता है स्कोपोलिन होता है, ठीक है। तो अगर आपको एग्जाम में पूछे एट्रोपिन का हाइड्रोलाइसिस प्रोडक्ट बता दो, हायोसियामीन का बता दो, या स्कोपोलिन का बता दो, तो एक ही आंसर है हमारा, ट्रोपिन प्लस ट्रोपिक एसिड, ठीक है। अब दूसरा बंदा भी तो बैठा हुआ है भाई हमारे परेशान करने के लिए, हायोसिन जो होता है इसका दूसरा नाम होता है, ये जो कहलाता है आपका स्कोपोलामीन बोलते हैं, ये इसका नाम होता है। इनका जो हाइड्रोलाइसिस प्रोडक्ट होता है इसमें आपका जो मिलेगा ट्रोपिन नहीं मिलता, इसमें स्कोपीन रहता है और प्लस ट्रोपिक एसिड रहता है, तो ये याद रखना। इनको मैं आपको बता देता हूं, ये अच्छे से याद कर लेना। आपको यहां से हर सब्जेक्ट में मिलता है आपको भाई, हमें हर सब्जेक्ट में मिलेगा, ये कुग्नोसी में भी आप पढ़ोगे इसको। आप कुग्नोसी में जब पढ़ेंगे तो आपको ध्यान रखना है, मैं चीज जो बता रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप 2 मिनट देके जरूर अटेंड करेंगे। देखो सबसे पहले यहां देखते हैं हम, अगर आप इनका एक मैं तरीका बताता हूं, आपको एट्रोसीन लिखना है। सबसे पहले क्या लिखोगे आप? एट्रोसीन लिख दोगे। एट्रोसीन सीन लिखा है, इसके बाजू में लिख देना हायोसीन, ठीक है। हायोसीन में आपने अमीन वाला नहीं लिखा तो आप लिखो स्कोपोलामीन। ये तीनों एक ही हैं, इनके एल आइसोमर मोर एक्टिव होते हैं देन द डी आइसोमर। इनका जो स्ट्रक्चर रहेगा, इनका जो स्ट्रक्चर रहेगा मैं बना देता हूं, ये स्ट्रक्चर जो है ये हमारी ट्रोपेन रिंग है, ठीक है। ये ट्रोपेन रिंग होती है, यहाँ पर OC डबल बॉन्ड O रहता है, CH रहता है, यहाँ पर अपना CH2OH रहता है, और यहाँ पे बेंजीन रिंग लगी रहती है, ये हमारा एस्टर होता है। यहाँ पे इसमें ऑक्सीजन ब्रिज आ जाता है, क्या आता है भाई? इसमें ऑक्सीजन ब्रिज आता है। नंबरिंग अगर इसकी करोगे देखो 1 2 3 4 5 6 7, आपको 6-7 पोजीशन पे ब्रिज रहता है। ये जो सेक्शन बनता है यहाँ से, ये जो सेक्शन हमारा बन जाता है, ठीक है, ये जो सेक्शन आपका यहाँ से बनेगा, ठीक है, ये जो सेक्शन हमारा यहाँ बनेगा, ठीक है, इस सेक्शन को ही बोलते हैं स्कोपीन बोलते हैं, ये स्कोपीन कहलाता है। इस साइड वाला हमारा ट्रोपिक एसिड है। अगर इनको ब्रेक डाउन करोगे तो ये जो कीटोन वाला पार्ट है यहाँ पे आपको OH लगेगा, और ऑक्सीजन वाले पे यहाँ पे H आ जाएगा, बाकी पूरा सेम। तो ये अगर एट्रोसीन, हायोसीन और स्कोपोलामीन, ये तीनों का स्ट्रक्चर एक ही है, ठीक है, और इनका हाइड्रोलाइसिस प्रोडक्ट क्या है? स्कोपीन प्लस ट्रोपिक एसिड है। अब इसी में से, अगर इसी स्ट्रक्चर में से बेटा हम इसको हटा देते हैं, ये आप ब्रिज हटा दीजिए, यहां से ये ब्रिज हटाया अपन लोगों ने, तो जो स्ट्रक्चर आपके सामने बना वो स्ट्रक्चर जो होता है वो अपना एट्रोपिन का, ये वाली लाइन अब यहां से हट जाएगी। वो स्ट्रक्चर किसका है भाई? एट्रोपिन का है। अगर आपने 6-7 से हटाया
तो ये स्ट्रक्चर अपना एट्रोपिन है। एट्रोपिन का ही दूसरा नाम होता है हायोसियामीन होता है, क्योंकि हायोसिन अपन ने उसमें लिखा था, और जब यमीन लगा दिया है तो उसमें अमीन मत लगाओ, इसको पोलिन लिखिए आप, ठीक है। ये तो इसमें अब यहां पर जो हमारा रहेगा ये आपका स्कोपीन नहीं रहेगा बेटा, ये ट्रोपिन रहेगा। ट्रोपिन प्लस क्या होगा, ट्रोपिक एसिड रहेगा। तो ये याद कर लेना अच्छे से। दूसरी चीज, कई बार पूछते हैं ट्रोपेन रिंग किसका फ्यूजन होता है, तो ट्रोपेन रिंग को अगर आप ध्यान से देखें, इस साइड से अगर देखोगे तो ये आपकी 6 मेंबर्ड रिंग है, तो इसको पाइपरेडीन रिंग बोलोगे। अगर इसको मैं खींच दूं नीचे की ओर तो ये हमारी पाइपरेडीन रिंग बन जाएगी ऐसी, ये पाइपरेडीन रिंग है। अगर इस वाली रिंग को देखो आप, यहां वाली रिंग, ये 5 मेंबर्ड रिंग थी, ये 5 मेंबर्ड थी, तो ये हमारी पायरोल रिंग है, ये आपकी पायरोलिडीन रिंग बन गई, ठीक है। और इस 6 मेंबर्ड को अगर आप स्ट्रेच कर दोगे तो ऐसी हमारी पाइपरेडीन बन जाएगी। तो कई बार एग्जाम में पूछते हैं दोनों रिंग किस किस का फ्यूजन होता है, ट्रोपेन रिंग, तो पाइपरेडीन और पायलोडीन रिंग का फ्यूजन होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इस चीज को आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। तो ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन थी भाई, क्योंकि क्वेश्चन आया था। जरूरी नहीं है आपको एट्रोपिन का पूछे, कल हायोसिन का पूछेंगे ना तो आंसर होगा स्कोपिन प्लस ट्रोपिक एसिड। अगर आपसे पूछेंगे अपन होमोट्रोपिन का तो ट्रोपिन प्लस मेंडेलिक एसिड होगा। इसको अच्छे से याद रखना। ये अगर एस्ट्रिफिकेशन कर दोगे तो बन जाएगा, उल्टा कर दोगे तो हाइड्रोलाइज हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन है पायरिडीन इज अ 6 मेंबर्ड रिंग, बहुत लड्डू क्वेश्चन है। पायरिडीन हमारा एक 6 मेंबर्ड रिंग है, ठीक है। आप पायरिडीन की बात कर रहे हैं, हम तो ड्रगों के स्ट्रक्चर सीख रहे हैं। पायरिडीन हमारा 6 मेंबर्ड रिंग होता है, उसमें क्या हेटेरोएटम होता है भाई, जैसे ये बेंजीन है हमारा, ये बेंजीन है, कार्बन कार्बन का है, इसी में मान लो हमने एक नाइट्रोजन लगा दिया, ये हमारा हेटेरोसाइक्लिक रिंग बन गया। तो इस पायरिडीन में कौन सा होता है सर, पायरिडीन में नाइट्रोजन होता है सर। सर पायरिमिडीन क्या होती है सर, आप जरा ये और बता दीजिए सर। तो पायरिमिडीन जो रिंग रहती है, पायरिमिडीन रिंग जो हमारी होती है उसमें अल्टरनेट नाइट्रोजन होता है, ये पायरिमिडीन रिंग कहलाती है। 2 नाइट्रोजन रहते हैं उसमें, ठीक है, पायरिमिडीन रिंग में। अगर सल्फर वाली रिंग कभी भी होगी तो थिया वर्ड आ जाएगा, थिया, मरकेप्टो, ये सब आपके सल्फर को इंडिकेट करते हैं, ठीक है। इसको ध्यान रखना है अच्छे से। पायरिडीन में आपका हेटेरोएटम क्या है नाइट्रोजन है। ऑक्सीजन रहेगा तो पायरिन, सल्फर रहेगा तो थायोपायरिन कहलाता है। यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये, विच ऑफ द फॉलोइंग इमिडाजोलिन डेरिवेटिव सेलेक्टिव अल्फा 2 एगोनिस्ट। भैया इन्होंने अल्फा 2 एगोनिस्ट पूछा है, इमिडाजोलिन भी लिख दिया है। देखो नेफाजोलिन की अगर हम बात करते हैं, नेफाजोलिन हमारा नो डाउट इसमें इमिडाजोलिन रिंग है, आप चाहो तो नाम देख के इसको आंसर लगा सकते हो। इमिडाजोलिन रिंग अकेला पूछा था, ये सही था आंसर, लेकिन उन्होंने लिखा है अल्फा 2 एगोनिस्ट। अगर ये बात करें तो ये अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 का एगोनिस्ट होता है, नॉन सेलेक्टिव एगोनिस्ट होता है। जाइलोमेटाजोलिन भी हमारा सेम नेफाजोलिन जैसा ही है। तोलाजोलिन, तोलाजोलिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 1 नंबर क्वेश्चन। इसको देखिए, तोलाजोलिन और फेंटोलामीन, इनको भी देखो, तोलाजोलिन और फेंटाओलो, इनमें भी तोलाजोलिन में भी इमिडाजोलिन रिंग, इमिडाजोलिन रिंग, गजब ऑप्शन बने हुए हैं भाई, इमिडाजोलिन रिंग है। ये हमारा अल्फा नॉन सेलेक्टिव ब्लॉकर है भाई, ये अल्फा नॉन सेलेक्टिव ब्लॉकर है, इसमें भी इमिडाजोलिन रिंग होती है। जाइलोमेटाजोलिन में इमिडाजोलिन रिंग होती है, नेफाजोलिन में इमिडाजोलिन रिंग। ये अल्फा नॉन सेलेक्टिव एगोनिस्ट है ये दोनों। और नीचे वाला क्या है, जोलिन, इसमें भी लगा है, इमिडाजोलिन रिंग इसमें भी है, अल्फा नॉन सेलेक्टिव ब्लॉकर है ये, ठीक है। अब आए क्लोनिडीन के पास, क्लोनिडीन में भी आपकी इमिडाजोलिन रिंग होती है, इमिडाजोलिन रिंग इसमें भी होती है, गजब ऑप्शन थे, लेकिन ये अल्फा 2 सेलेक्टिव एगोनिस्ट था। मतलब जिस बच्चे को पूरा नॉलेज होगा वही कर पाएगा। यहां पे आप ये लगाओ कि जोलिन लगा है, इसमें लगा है, इसमें लगा है, इसमें लगा है, क्या लगा दे सर आंसर हम, तो आप सोचोगे क्वेश्चन गलत है। नहीं भाई, अगर इमिडाजोलिन पूछे किस ड्रग में है तो सभी सही है हमारे। आगे टर्म एंड कंडीशन है अल्फा 2 एगोनिस्ट, तो आंसर आपका बी। वो पूछता अल्फा नॉन सेलेक्टिव ब्लॉकर तो हमारा डी आंसर, वो पूछेगा अल्फा नॉन सेलेक्टिव एगोनिस्ट तो हमारा ए और सी सही था, ठीक है। तो ध्यान रखना है इसको अच्छे से। क्लोनिडीन में देखो ये इमिडाजोलिन रिंग है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लिनिकली यूज्ड लेबेटोलॉल। लेबेटोलॉल में क्या होता है, 2 आपके एसिमेट्रिक कार्बन होते हैं। लेबेटोलॉल हमारा सेकंड जो आपका बीटा ब्लॉकर है, थर्ड जनरेशन बीटा ब्लॉकर में आता है, ये आपका बीटा नॉन सेलेक्टिव ब्लॉकर है, लेकिन अल्फा 1 को भी ब्लॉक करता है। ये इसकी प्रॉपर्टी है लेबेटोलॉल की। लेबेटोलॉल हमारा प्रेगनेंसी में यूज होता है, मिथाइल डोपा भी देते हैं हाइपरटेंशन में, और लेबेटोलॉल को देते हैं। तो यहां पर इसके जो आइसोमर होते हैं वो आर आइसोमर होते हैं। लेबेटोलॉल को ध्यान रखना, अल्फा 1 प्लस बीटा नॉन सेलेक्टिव ब्लॉकर होता है,
बेसिकली जो हमारा आता है किस जनरेशन में आता है, थर्ड जनरेशन में आता है। इसमें देखिए आपको 2 एसिमेट्रिक कार्बन है इसकी, ठीक है। तो इसमें आपका जो बेसिकली सबसे मेन जो एक्टिव होता है हमारा वो RR आइसोमर होता है, ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग द फर्स्ट जनरेशन बीटा ब्लॉकर कंटेन द 135 थियाडायाजोल रिंग। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जीपैट में भी ये क्वेश्चन आ चुका है आपका, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। ये किस में होता है, सोटेलॉल जो है हमारा, सोटेलॉल के बारे में सुनना अच्छे से। सोटेलॉल जो है हमारे भैया, ये सोटे जरूर हैं लेकिन बहुत बड़े बड़े काम करते हैं। क्लास सेकेंड एंटी एनिमिक ड्रग भी होता है और क्लास थर्ड भी होता है। क्लास थर्ड होता है, इसकी मेन प्रॉपर्टी है पोटेशियम चैनल को ब्लॉक करता है, तो क्लास थर्ड में आता है। क्लास सेकेंड इसलिए होता है कि नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर होता है। टीमोलॉल, देखो टी फॉर थियाजोल होता है, टी फॉर टीमोलॉल होता है। टीमोलॉल में हमारा थियाजोल रिंग होता है जो आपको क्वेश्चन में पूछा है, प्लस इसमें मॉर्फोलिन रिंग होता है। मैं मॉर्फिन नहीं लिख रहा हूं, मॉर्फोलिन रिंग है, ठीक है। आपका पेनब्यूटोलॉल का ये भी हमारा नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर, ये आंसर नहीं होगा। पिंडोलॉल में क्या होगी, इंडोल रिंग रहती है। तो हमारा आंसर में थियाडायाजोल पूछा है बेटा, टीमोलॉल हमारा आंसर रहेगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा अभी, और टीमोलॉल को याद रखना आई ड्रॉप के फॉर्म में आता है, हमारा नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर है, फर्स्ट जनरेशन में आता है। ये देखिए आप, ये जो रिंग है इस रिंग को हम मॉर्फोलिन रिंग बोलते हैं। और ये दिख रहा है हमारा, ये थिया है भैया, थिया मतलब एक सल्फर, और डाया एजोल, एजोल मतलब नाइट्रोजन। तो ये हमारी रिंग रहती है, नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर है, ठीक है। नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर, फर्स्ट जनरेशन बीटा ब्लॉकर। ये एम्फेटामिन का आईयूपीएसी नेम आपको बताना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एम्फेटामिन का आईयूपीएसी नेम आपको बताना है। एम्फेटामिन जो होता है इस तरीके से हमारा ड्रग होता है, ये इस तरीके से यहाँ पे इसके स्ट्रक्चर होता है, ये नहीं रहता बीटा पे। तो अब इसका आईयूपीएसी नेम आप बना सकते हो भाई। यहाँ पे यहाँ पे आईयूपीएसी नेम देखें आप, क्या आईयूपीएसी नेम आप रखना चाहेंगे, ठीक है, जल्दी से बताइए भाई, इसका आंसर क्या होगा। ये आपको ध्यान रखना है, मैंने स्ट्रक्चर बना दिया, 1 फिनाइल 2 अमाइनो प्रोपेन होता है, ये स्ट्रक्चर बना हुआ है। यहाँ से आपकी नंबरिंग होती है 1 2, तो 1 फिनाइल 2 अमाइनो प्रोपेन होता है। इसी में अगर एक चीज और ऐड करूंगा, अगर आपकी परमिशन हो आप लोग भाई, यहाँ पर अगर आपने यहाँ भी CH3 चिपकाया और यहाँ पे OH लगा दिया, तो ये जो बनता है ना, ये इफेड्रीन बनता है। इफेड्रीन का स्ट्रक्चर है, ये भी एग्जाम में आ चुका है, MP फार्मासिस्ट 2017 में आया था, ये आईयूपीएसी नेम आया था इफेड्रीन का। इफेड्रीन में देखो बीटा हाइड्रोक्सी होता है, अल्फा मिथाइल होता है, एन मिथाइल होता है। इफेड्रीन को डेकोरेट कर दो, इस बस यहां से मत कर देना कि कैटिकॉल रिंग बना दिया आपने, तो ये हमारा इफेड्रीन भी ध्यान रखोगे आप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है केमिकल स्ट्रक्चर बिलो रिप्रेजेंट। अभी देखा अपन ने भाई इसको, ये हमारा मिथाइल, ये मिथाइल है भाई, और सैलिसाइलेट है, मिथाइल सैलिसाइलेट को ऑयल ऑफ विंटरग्रीन बोलते हैं। तो इसमें आंसर हमारा बी होगा, बी आंसर एकदम सही है। अगर एस्प्रिन होता तो एसिटिक एसिड, अगर ये OH है, यहाँ एसिटाइल ग्रुप लगा दोगे तो एस्प्रिन है, आप यहाँ पर OH करो, एसिड कर दो, सैलिसिलिक एसिड हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर क्या होगा इसका, बी आंसर हमारा एकदम करेक्ट है, बी आंसर अपना करेक्ट। स्ट्रक्चर किसका है ये आपको बताना है भाई, किसका स्ट्रक्चर है। देखो मस्करीन की अगर आप बात करो, इसके में ट्राई मिथाइल अमोनियम ग्रुप होता है, जैसा एसिटाइल कोलिन में होता है, और इसमें आपकी फ्यूरोन रिंग होती है, ऐसा तो कुछ है नहीं, ठीक है। पिलियोकार्बिन के बारे में बात करो, ये इमिडाजोल अल्कलॉइड होता है, इमिडाजोल रिंग रहती तो ये भी नहीं होगा। इकोथायोपेट हमारा फॉस्फेट वाला है, इसमें कहीं फॉस्फेट नहीं दिख रहा हमें भैया, तीनों ऑप्शन अपने आप पिक्चर से अलग हो गए। बचा क्या, एरिकोलिन बचा हमारा, ये भी हमारा अल्कलॉइड होता है, कोलिनर्जिक एरिकोलिन। हमारी जो बीटल नट होती है ना पान की सुपारी, उसमें प्रेजेंट रहता है, एरिकोलिन है, मस्करीन है, ठीक है। पिलियोकार्बिन में देखिए इमिडाजोल रिंग, ये फ्यूरोन रिंग है, ट्राइमेथाइल अमोनियम एसिटाइल कोलिन के जैसा, यही मैंने आपको बोला था, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, which feature of the acetylcholine interact with the binding site of the cholinergic receptor by hydrogen bonding। मैंने जब अपना एक क्वेश्चन आया था कि न्यूरोट्रांसमीटर बताना था अपन को कोलिनर्जिक सिस्टम का, तो मैंने वहां पे एसिटाइलकोलिन का स्ट्रक्चर बनाया था, आपको बताया भी था कि यहाँ पर एसिटाइलकोलिन रहता है, इस तरीके से ये हमारा स्ट्रक्चर होता है इसका, CH2 CH2 O C डबल बॉन्ड O CH3। ये यहाँ पर से जो हाइड्रोजन बॉन्ड से अटैच होता है, जो एस्टर मॉइटी रहती है वहां से, और ओनियम से भी अटैच होता है, दोनों ग्रुप रिसेप्टर की बाइंडिंग के लिए जरूरी होते हैं, लेकिन अपन से हाइड्रोजन बॉन्डिंग का पूछा है कि कहां से, तो इसका आंसर होगा हमारा एस्टर, ठीक है। एस्टर ग्रुप से हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड से वो अटैच होता है, तो हमारा आंसर क्या होगा, जो बी आंसर है अपना एकदम सही हो जाएगा, ठीक है। एसिटाइलकोलिन को अगर हम मॉडिफाइड करते हैं, उसमें अगर हम यहाँ पर ये अपना अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन, बीटा पे आप मिथाइल लगाते हो
तो वो स्ट्रक्चर जो बनता है वो मेथेकोलिन कहलाता है। अगर हम इसको यहां पर NH2 कर देते हैं तो वो स्ट्रक्चर हमारा कार्बेकॉल कहलाता है। अगर हम दोनों काम करते हैं, बीटा पे मिथाइल भी लगाते हैं यहां, तो ये हमारा बेथेनिकॉल कहलाता है। बेथेनिकॉल रेजिस्टेंट होता है, मेथेकोलिन का रेट ऑफ हाइड्रोलाइज थोड़ा सा स्लो होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना अच्छे से। तो ये सभी क्वेश्चंस बेटा अपन ने डिस्कस किए और इसमें कुछ अपन ने एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन को भी क्या किया, शेयर किया। तो हमें इनको लेके पैनिक नहीं होना बिल्कुल भी कि नहीं सर हम पे इतना लेवल का नहीं बनता। बेटा जितना है आप पढ़ते रहें, कॉन्फिडेंस रखें और इन क्वेश्चंस को ऑप्शंस कैंसिल किया करो। सबसे जरूरी ऑप्शंस आपको कैंसिल करना है। ओके।